उस शख्स के जंजीर यहाँ वक्त ने जिसको जमाने में उछलता देखा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। और आज हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं बहुत ही खास अतिथि आईपीएस कैडर खालिद सर। नमस्कार सर, आपको सरल भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर मैंने जो अभी पंक्तियां पढ़ी वो सर ने ही लिखी है, और इसलिए सर शायद मुस्कुरा भी रहे हैं कि मेरी लिखी हुई पंक्तियां, और उससे ही मैंने शुरुआत की। सर के बारे में मैं बताऊं तो सर अपने ज्ञान व कौशल से तो भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम तो लहराया है और आईपीएस बने हैं, और वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर महाराष्ट्र में कार्यरत है। सर, सरल भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, जैसे कि सर हमारे अररिया बिहार से है और मैं भी अररिया बिहार से हूँ, तो ये हमारे लिए और हमारे अररिया वासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो सर आपकी जो जर्नी रही है वह यही अररिया की माटी से यहाँ से शुरू हुई है। तो आपकी शुरुआती परीक्षा शिक्षा जो भी यहाँ पर ही हुई है, और उसके बाद आपने पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन के जो आईपीएस तक का जो सफर रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई वो विस्तार से बताएं। शुरुआत तो सफर की एक सपने से होती है कि हम सब बचपन से ही कुछ न कुछ सपना देखते हैं कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, क्या बनूंगा। और अगर 1980s का आप अररिया देख लें तो वहां पे लोगों के सपने दो तीन ही हुआ करते थे, या तो डॉक्टर बन जाना या इंजीनियर बन जाना, यही दो बड़े सपने होते थे। मेरे फैमिली में खुद जो है दो तीन इंजीनियर, एक डॉक्टर, ऐसे आपने भी डॉक्टर की पढ़ाई की है? नहीं, मैंने नहीं की। वह तो मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि इनसे अलग मैं क्या कर सकूंगा और मुझे इनसे अलग करना है। तो एक तो ये हो जाती है बात। दूसरा कि अगर आप देखोगे उस जमाने में, अब तो खैर बहुत सारे स्कूल्स हो गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल अररिया में आ गए। उस जमाने में तो स्कूल्स होते नहीं थे, एक आधे स्कूल होते थे। और गांव में रहते थे हम लोग। मेरा गांव बल्कि हमारा जो जोकीहाट ब्लॉक है उसमें एक पदमपुर करके हमारा गांव है, जोगिंदर के बगल में। मतलब आप बैरगाछी से निकलिएगा, वो रोड जो जाती है टुवर्ड्स भंसिया, वहां से और आगे जाइएगा तो पदमपुर आता है। छोटा सा गांव है, मुझे लगता है 1000 वगैरह की पॉपुलेशन होगी, 1000-1200 की। मैं तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। और हमारे पेरेंट्स का या हमारे दादा का जो है वो मेरी जमींदारी थी, बेसिकली जमीनें थी। और मेरे दादा रेवेन्यू प्रैक्टिस करते थे। रेवेन्यू मैटर्स जिसको आप कहते हैं ना, जमीनों के मैटर्स, कागज देखना, उसके दलील लिखना, जमीनों के रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सब काम हुआ करता था। और पुराने जमाने में जो पढ़ाइयाँ होती थी वो पहले तो शुरू में आपको घर पे या स्कूल, मकतब, जो मस्जिद का मकतब होता है, वहाँ पे पढ़ाई होती थी। तो हमने तो शुरू की पढ़ाई ऐसे ही की। उसके बाद हमारे गांव में जो स्कूल था उस जमाने में, वो तो सिर्फ 4th क्लास तक था। और मेरी माँ का ऐसा मानना था कि वहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। और तो उन्होंने मुझे पैक कर दिया बहुत पहले, मैं समझता हूँ 75-76 में, मेरे ननिहाल में। वो मेरे ननिहाल अररिया के बिल्कुल पास में बेलवा करके एक गांव है। उसके बहुत सारे टोल हैं। रहका टोल एक, मतलब 3 किलोमीटर अररिया से एक गांव है। वहाँ पे एक अच्छा स्कूल था और वहाँ 7वीं क्लास तक की पढ़ाई थी। तो अब मेरा बुरा वक्त आना था कि उन्होंने मुझे वहाँ से सामान बंधवा करके मुझे मेरे ननिहाल में जाके शिफ्ट करवा दिया। अब वहाँ थोड़ा पढ़ने का माहौल अच्छा था। मेरे जो मामा लोग थे वो भी पढ़ाई कर रहे थे और अच्छी मेहनत करते थे। तो मैं शुरू से ही ननिहाल में रहा और मैंने पढ़ाई वहाँ से की। और 7th तक की पढ़ाई तो मैंने गांव के स्कूल से की। फिर अररिया में आज़ाद एकेडमी स्कूल है और उस जमाने में उसकी पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी। तो मेरा एडमिशन 8वीं में वहाँ पे करवा दिया गया और 8वीं 9वीं और 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। और रोज़ बल्कि हम लोग तो उस जमाने कोई गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, ना कोई ऑटो या रिक्शा या बस का सिस्टम था। हम पैदल जाते थे, वो 3-3.5 किलोमीटर पैदल जाना और 3-3.5 किलोमीटर पैदल आना। और हमारा स्कूल ऐसा था कि वो जब रमज़ान फास्टिंग का वक्त होता तो उसमें उसकी गर्मी की छुट्टी होती थी। तो फास्टिंग का वक्त तो बदलते रहता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि पीक गर्मी में, मई जून की गर्मी में स्कूल खुला रहता था।
अब उस जमाने में, अब तो तुम जोगबनी से हो, तुमको मालूम है कि जब अपने यहाँ गर्मी होती है तो जी। जो रोड का जो कोलतार होता है वो पिघल जाता है, अलकतरा जिसको हम कहते हैं हम्म। ना। अब तो जी। सीमेंटेड रोड आ गए, उस जमाने में तो कोलतार होता था। तो आप जब चलोगे तो चप्पल के निशान पड़ जाते हैं रोड पे, या हाँ। कोई गाड़ी गई तो उसके टायर का निशान आ जाता था। लू भी चलती थी। अच्छा, हम लोग शॉर्टकट के लिए क्या है कि कॉर्नर टू कॉर्नर ना, ऐसा मतलब जंगल जंगल तो नहीं था, वो खेतों खेतों के होके दरमियान से निकलते थे। तो वहां हाँ। कोई पेड़ भी नहीं होता था। तो कड़ी धूप का एक सफर था जो तय करना पड़ता था वापसी में। अब 1:30 बजे स्कूल अगर बंद हो रहा है तो आप समझो कि 2:30 बजे तक आप घर लौट रहे हैं ना। तो मई और जून की गर्मी समझ लो, और फिर वहां से 1:30 बजे निकलना और 2:30 बजे तक घर आना, या जो भी है, तो बहुत मुश्किल होता था। उस जमाने में लंच ले जाने कोई सिस्टम नहीं था, कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो हाँ। आप जब भी गए स्कूल तो आप नाश्ता करके गए और आप वापस आके खाना खाते हैं। तो जब नॉर्मल स्कूल होता था तो स्कूल 4 बजे खत्म होता था, मतलब आप लौटते थे 5 बजे तक। तो फिर दोपहर का जो भी खाना बचा हुआ है, तब तो कोई फ्रिज होता नहीं था और कोई माइक्रोवेव वगैरह कुछ होता था, खाना गर्म करने कोई सिस्टम भी नहीं होता था। तो जो बचा खुचा खाना है घर का वही आप खाते हैं। तो थोड़ी मुश्किल का वक्त तो है, परेशानी होती थी। अब मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ, जब पीछे से मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद इतनी मेहनत हमने नहीं की होती तो ये फाउंडेशन जो है ना, ये मजबूत बुनियाद ये नहीं पड़ी जी। होती। और जिंदगी में जिसको कहते हैं ना, हर चीज को अपनी स्ट्राइड में लेना, जो चीजें जैसे आ रही हैं उसको वैसा कबूल करना, खुश दिली से मुस्कुराते हुए परेशानियों जी को, बिल्कुल। तकलीफों को, और फिर आगे बढ़ते रहना। तो ये हुआ। अच्छा, हुआ क्या कि जब मैं चौथी क्लास में था बिलवा मिडिल स्कूल में, तो उस ज़माने में तो अररिया सब डिवीज़न था। ये तो 1990 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना है। तो ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब मैं 4th क्लास में हूँगा, मतलब ये 80-80 के आसपास की बात होगी, 80-81 की। तो एसडीओ साहब आए, सिविल एसडी जिसको हम कहते हैं ना। जी। तो वो हमारे स्कूल के विजिट पे आए। वो एक आईएएस ऑफिसर थे। और आप जानते हो कि अधिकारियों का एक जलवा होता है, एक उसका है एकदम। ना ऑरा होता है। अब स्कूल में एकदम तो स्कूल वगैरह में अगर कोई आ जाता था तो मतलब भीड़ लग जाती थी देखने के लिए, अरे कौन आ गया। और वहीं से लगता था अरे इनके जैसा ही बनना है, पता नहीं रहता था कौन है क्या है, जानकारी नहीं होती थी, लेकिन हाँ लगता था कि कोई है बड़ा बड़ा व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, तो श्वेता ऐसा हो गया कि वो हमारे स्कूल के सामने ना आम का पेड़ था, बड़ा आम का पेड़ था। तो सारे बच्चों को अच्छा। वहीं जमा किया गया, वहीं टेबल कुर्सी लगाई गई, और वहीं उन्होंने एड्रेस किया हम लोगों को। और तो उनको देख के लगा मुझे कि पहले तो ना यकीन नहीं होता कि ये आदमी इंसान ही है कि या कुछ मतलब दूसरे किस्म का दूसरा प्राणी है ये, हाँ। गाड़ी इसके और लिए उसके भीड़ साथ। जमा हो रही है, गाड़ी है और साथ में इनके पुलिस है, बंदूकें है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे लोग थे ना, जो उनको लेके हाँ। आए थे, विजिट थी स्कूल की। तो वो हो गया। और हमारे स्कूल क्या था, हमारा स्कूल तो वो जो फूस का ना, अब तो खैर पक्का बिल्डिंग हाँ पक्की हो पक्का गई हो गया उसकी। है। हाँ, जी। हमारा फूस का क्लासरूम था। और हम्म। हमारे यहाँ ये हाल था कि चौथी क्लास तक हमको बेंच नहीं मिलता था, बेंच और डेस्क। तो हम नीचे बोरी बैठ लेके कर। जाते, हाँ नीचे बोरी हाँ। लेके जाते थे, अपना बोरी अपना झोला लेकर बिल्कुल। जाना रहता है। तो उसमें बैठते थे नीचे। तो 4th में आने के बाद वो हुआ कि नहीं, जब अब आप लकड़ी के बेंच और डेस्क पे बैठेंगे। अच्छा, वो भी बहुत कैसा खुशी था। होती थी बोरी से हम लोग को बेंच जब मिलता था, तो बहुत खुशी होती थी कि अरे हम कुछ बढ़िया बड़े पढ़ लिए हैं और बड़े हो गए। 5वीं में चले गए, बोरी पे नहीं बैठना है, बेंच मिलेगा। एग्जैक्टली। और बेंच का सिस्टम कैसा था कि जो हमारा ऑफिस था ना, वो पक्का था। तो सारे बेंच और हाँ। डेस्क वहां रहते थे। सुबह जब आप जाते थे स्कूल में तो आप अपना बेंच और अपना डेस्क उठा के अपने क्लासरूम में ले जाते थे, वहां लगाते थे। दिन भर उस पर बैठ के पढ़ते थे और शाम को वापस ला के वहीं रख देते थे, क्योंकि फिर उसको हाँ। लॉक कर देते थे हेडमास्टर साहब। तो एक अजीब सी, मतलब अब शायद लोग इस बात को नहीं समझ पाए या विजुलाइज वो नहीं कर नहीं पाए। समझ पाएंगे, अब तो बेंच ही प्रवेश कक्षा से ही मिलती है, लेकिन वो जो खुशी होती थी बेंच पे बैठना, फिर बेंच पे बैठने के बाद सर रख देते थे, ताला लगा देते थे, तो लगता था बेंच पे बैठना मतलब बहुत बड़ी बात विद्यार्थियों को। वो एक प्रोग्रेशन था ना, एक प्रोग्रेशन था कि आप सीनियर हो गए। तो हाँ। बहरहाल वैसा था, मतलब एक ऐसा स्कूल था जिसमें रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन जो हमारे टीचर्स थे, जी। वो टीचर्स ने बड़ी मेहनत की हम लोगों के ऊपर। बल्कि हमारे जो हेडमास्टर साहब थे, मरहूम लेट मजीद अख्तर शम साहब,
वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि ये आगे कैसे जाएगा। तो स्कॉलरशिप का एग्जाम दिलवाया मैंने, कई जगह पे कहा भी है कि जब 4th क्लास में ना स्कॉलरशिप का एग्जाम होता था पहला, तो हम लोग एक दिन ऐसे नॉर्मल स्कूल गए और पढ़ाई चल रही थी, तो हमारे हेडमास्टर साहब ने देखा कि हमारे स्कूल के पीछे साइड में नहर है और नहर के बाजू से ना वो एक सड़क किस्म की है, तो उस पे दूसरे स्कूल वो मझगवा करके उससे और 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक स्कूल था। तो वहाँ के कोई टीचर और कुछ बच्चे जा रहे थे अररिया, वहाँ से निकलेंगे गयारी जाएंगे, गयारी से अररिया, तो नहर के बाजू में। तो उन्होंने उनको बुलवाया कि अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बच्चे क्यों जा रहे हैं आपके साथ? तो बताया उन्होंने कि आज ना स्कॉलरशिप का एग्जाम है 4th क्लास का। अच्छा, मैं इत्तेफाक से उस वक्त 4th क्लास में था, तो हेडमास्टर साहब ने फौरन हम 3 लोगों को बुलाया कि आज एग्जाम है, तुम लोग भी जाओ और एग्जाम दो। अच्छा, आप घर से जब स्कूल जाते हो तो आपको सपने में भी नहीं होता ना कि आपको आज कोई एग्जाम देने के लिए जाना, वो भी स्कॉलरशिप का। एक देहात के बच्चे के लिए स्कॉलरशिप का एग्जाम देना वो बड़ी चीज होती थी। तो हमारे पास एक टीचर थे हिंदी के, लालू पंडित जी, तो लालू पंडित जी को हवाले किया गया कि इनको बच्चों को लेकर आप जाइए अररिया। अच्छा, हम लोग 3 आदमी, तो लालू पासवान जो थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास साइकिल है और साइकिल में मैं ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी को बैठा सकता हूँ, इसका मतलब है कि एक बच्चे को दौड़ना पड़ेगा, तो इनजस्टिस हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करता हूँ कि मैं साइकिल चलाता हूँ, तुम तीनों बच्चे हमारे पीछे दौड़ो। तो वो साइकिल में आगे आ गए और हम तीनों पीछे दौड़ते हुए उनके साथ 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर हम दौड़ते हुए गए। 3.5 किलोमीटर दौड़ते हुए चौथी कक्षा में चला रहे वो आगे वो आपके आगे साइकिल पे जा रहे हो, आप उसके पीछे जा रहे हो दौड़ते हुए। सो गए, एग्जाम दिया, फिर उसमें स्कॉलरशिप मिल गया हमको, तो एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे याद है कि वहाँ अररिया में ना सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच है, तो उसका मैंने अकाउंट खुलवाने के लिए गया था, स्कॉलरशिप के पैसे आने वाले थे ना, तो पहली बार मैंने एक बैंक को अंदर से देखा और आपका नाम होता है, आपको साइन करना पड़ता है ना, ऑल दैट। सो एक फीलिंग आती है जिसको आप हाई कहते हैं ना आज, कि एकदम बहुत मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, सही बात। सो वो हो गया। फिर 6th का एग्जाम दिया और पहली बार मुझे उसके फाइनल एग्जाम के लिए पूर्णिया जाने के इत्तेफाक हुआ। 6th का एग्जाम 2 मेरे ख्याल से स्टेज पे होता था, तो फाइनल एग्जाम के लिए पूर्णिया जाना पड़ा। तो पहली बार मैं अररिया से पूर्णिया गया, उस समय ट्रेन से ही या फिर कोई अन्य साधन? बस से तब अररिया ना छोटी लाइन थी, मतलब वो मीटर गेज लाइन हुआ करती थी, और अररिया में जो स्टेशन है अब तो शहर के एकदम बिल्कुल आ गया पास में, तब वो शहर से 2-3 किलोमीटर दूरी पे था। और पूर्णिया में भी आप उतरते हैं तो पूर्णिया कोर्ट में उतरते हैं, फिर आपको टाउन जाना पड़ता है, तो उससे अररिया पूर्णिया 45 किलोमीटर है। तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस में बैठे, यहाँ पे बस भी नहीं, उसको ट्रैकर कहते थे, जीप चलती थी ना, ट्रैकर, तो ट्रैकर में बैठ के गए। तो हमारे हेडमास्टर साहब भी गए वहाँ पे, एक मुझे लगता है टीचर एसोसिएशन का कुछ वहाँ पे हॉस्टल टाइप का था, हम लोग वहाँ पे रुके और फिर वहाँ एग्जाम दिया। तो एक बड़ा शहर, अररिया के मुकाबले में पूर्णिया बड़ा शहर था, तो एक बड़ा शहर, और वो देख करके पहली बार हम लोग लौटे जिंदगी में। आप ये समझिए 1982 की बात है ये सब, और तब तो मतलब एक बच्चे को आप बच्चे के नजरों से देखो तो एक उसको डिफरेंट दुनिया नजर आती है। उसमें भी मेरा अच्छा हो गया, बल्कि मैं टॉपर्स में हो गया उस एग्जाम में, रिजल्ट में। तो हेडमास्टर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत मुझे दुआएं दी, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हम पहुँच पाए उसके पीछे जो अच्छे टीचर्स हमारे हुए, जिन्होंने हमें हम पे मेहनत की, हमें सिखाया और लाइफ के लेसन्स दिए, हम समझते हैं कि उस वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना, जिस तरह से आपने बताया स्कॉलरशिप की परीक्षा दिलवाई, तो मतलब पूरा फोकस होता था कि अपने बच्चों को मतलब कैसे बढ़िया करना। वो कहते हैं ना, शिक्षक खुद एक जगह रहते हैं लेकिन अपने विद्यार्थी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते। तो उस समय के शिक्षक और अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं। अगर तुलना करें तो अभी थोड़ा सा इस तरह से मार्केट में बिजनेस को लेकर के शिक्षा इस कैटेगरी में आ गया है, तो थोड़ा ये सब कम हो सकता है, लेकिन अभी भी ऐसे शिक्षक है हमारे बीच जो हमारा मार्गदर्शन लगातार करते हैं।
वो कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट ऐसी थी, ना सिर्फ कि मैं स्कूल में बल्कि कॉलेजेस में, साइंस कॉलेज पटना जब गया तो जी। साइंस कॉलेज पटना में क्या पटना हुआ आप कि कब गए थे सर? मैं 1987 में, तो अररिया से 1987। पूर्णिया, फिर जब पूर्णिया से पटना जाना हुआ तो वो तो बहुत लग रहा होगा कि नया शहर, बड़ा शहर, क्योंकि अररिया से शुरुआत हुई थी तो पटना हम लोग के लिए बहुत राजधानी जाना बहुत लगता है कि वो हाँ। बल्कि जब 10th का एग्जाम हुआ ना तो हमारा सेंटर पड़ गया बालिका विद्यालय फारबिसगंज। अच्छा, तो फॉरबिसगंज। फारबिसगंज में मेरा 10th का सेंटर था। ये अच्छा, मेरी जो एटी परीक्षा हो रही है अभी, मेरी भी उसी कॉलेज से हो रही है। मैं जिंदगी में कभी फारबिसगंज गया नहीं। तो हम्म। मेरे साथ जो लोग एग्जाम दे रहे थे तो उन्होंने जाके वहाँ पे कोई एक लॉज वगैरह जो है वहाँ पे रूम लिए। और अच्छा होता क्या, जब एग्जाम होता है तो सारे लोग एक दिन पहले जाते हैं ना, तो बड़ी भीड़ हाँ। होती है। तो मैं हम्म। और मेरे एक मामू थे, हम दोनों निकले। तो अब वो जीप में इतनी भीड़ थी कि मुझे ऊपर छत पे बैठना पड़ा, यू नो। अच्छा। उसको एसी पहली कहते बार हैं बिल्कुल। फॉरबिसगंज गए ऊपर से, जीप के ऊपर बैठ करके। जीप के ऊपर तो उसको एसी कहते हैं कि उसमें हवा लगती है ना। एसी। अपना देसी एसी तो वही होता है ना। तो ऐसा है कि मैं फिर वही एसी में बैठ के वो 35 किलोमीटर का जो है सफर मैंने किया है। और फर्स्ट ईयर में जाके फिर मैं समझता हूँ एक हफ्ता अपना एग्जाम जी। चला तो एक हफ्ता रुकना पड़ा वहाँ पे। और वो भी बिल्कुल अलग सी दुनिया थी। मतलब फर्जगंज थोड़ा सा अररिया के मुकाबले में मैं समझता हूँ उस जमाने में ज्यादा वेल प्लान था, बिजनेस ज्यादा था। तो जी। वो सारी चीजें, अब क्या है कि एग्जाम के दौर टाइम में आप घूम फिर भी नहीं सकते। अच्छा मुझे याद है उसी जमाने में कर्मा फिल्म लगी हुई थी वहाँ ज्योति, मेरे ख्याल से हॉल है फर्जगंज में। हाँ, ज्योति सिनेमा हॉल और होटल। अच्छा, याद है आपको? अभी भी उसका मतलब उतना ही है जो पहले नाम था। तो अभी भी उसके आसपास वाली जगह, तो कहीं फोन पे जाना होता है ज्योति सिनेमा हॉल, मतलब वो नाम अभी भी है, उस समय से 82 से अभी भी वही है। वही मुझे याद है। और हुआ क्या कि हमारे साथ जो परीक्षा देने के लिए गए थे तो हम लोग जी। थोड़ा लेट से न गए और वो पहले चले गए थे। तो जो लॉज उन्होंने लिया था, हम लोग उस लॉज में पहुंचे तो देखा कि ताला बंद है। जा। तो अब पूछे कि भाई है किधर ये लोग, तो पता चला ये तो लोग हाँ। फिल्म देखने गए हैं। अच्छा, ज्योति उसके सिनेमा हॉल। उसके बाद मेरे मामा उस ये जमाने में परीक्षा के मुझे एक दिन पहले गए थे ना वो सब, इसीलिए। फ्रेश करने के लिए खुद को, यू नो। हमारे हाँ। मामा उस जमाने में पीएमसीएच में पढ़ते थे, डॉक्टर अच्छा। मेडिकल में। तो आने के बाद जो क्लास लगाई है उनकी, तो मैं अच्छा। समझ सकता हूँ कि तुम एग्जाम देने के लिए आए हो कि यही सब करने के लिए आए हो सिनेमा घर पे। देखने के लिए। तो अब सोचो ना कि हमको करीब एक आध घंटा रुकना पड़ा। अब तो वो गए होंगे 12 से 3 के शो या 3 से 6 के शो में गए होंगे। सो अच्छा। अच्छा, आपके मित्र जो अभी वो देख रहे होंगे तो आप उनको जरूर दिखाइएगा, और पुरानी यादें जो है एकदम से ताजा हो जाएगी। वो बस, एसी, जीप, लॉज, ज्योति सिनेमा हॉल, वो बचपन की डांट, और मतलब एक होता है ना, पूरा बचपन एक सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था। फिर वहां से थोड़ा मेरा रिजल्ट ठीक ठाक हो गया। तो अच्छा होता क्या था कि बचपन में जो है हमारे घर में 2-3 लोग साइंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हमारे मामा पटना लोगों में साइंस से। कॉलेज से, जी। पटना साइंस कॉलेज, हम्म। आपको मालूम है कि पटना साइंस कॉलेज उस जमाने में बिहार का बहुत अच्छा, बल्कि सबसे अच्छा बहुत कॉलेज अच्छा, था। पटना यूनिवर्सिटी पूरे देश भर में प्रसिद्ध था, और साइंस कॉलेज की तो बात ही कुछ और थी। वही तो मैं हर साल ना एक अनाउंसमेंट सुना करता था। मेरे मामा आते थे, इस साल साइंस कॉलेज में मिनिमम कट ऑफ इतना गया है। अब यू नो जी। वो कटा। 720 नंबर, 900 में 720 नंबर होता था। और जो है वो इतना परसेंटेज लाना है। तो हम्म। ये इनका सवाल भी मैं अभी ले लूंगा, आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए। हाँ, वो हाँ, कह रहे हैं हिंदी और भी मीडियम बहुत और सारे इंग्लिश। सवाल है, मैं एक-एक जी करके सभी दर्शक के सवाल हाँ। पूछेंगे। और अब मैं आपको बीच में बता रही हूँ, आपकी जो मुस्कान है उसकी बहुत तारीफ हो रही है, सब कह रहे हैं सर बहुत अच्छा हँसते हैं, सर को अरे हँसाते थैंक रहिए। तो यू। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने दर्शकों को खूब हँसाने की, और साथ-साथ जो जर्नी रही सर की वो एकदम रोमांचक वे में मैं बता सकूँ, और सर से आपकी आपके जो प्रश्न है वो भी मैं एक-एक करके आपके नाम के साथ पूछूंगी, और सर उसका बेहतरीन जवाब देंगे, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जुड़े रहे और शेयर भी करें इसे। अब क्या है ना कि ये है टॉपिक बड़ा सीरियस। तो अब क्या हो हाँ। जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग
एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं या लाइफ में अच्छा कर लेते हैं, वो शुरू से बहुत सीरियस रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, जी हम सब नॉर्मल लोग होते जी। हैं और आप नॉर्मली। आपके बारे में अगर पूछे तो मतलब कैसा रहा था? आप बहुत पढ़ाकू थे, बहुत तेज थे, या एवरेज थे, या फिर नहीं 24 घंटे किताबों में रहने वाले, या फिर शिक्षक की नजर में मतलब होता है बहुत एक अच्छा विद्यार्थी और एक थोड़ा शरारती होता है, तो उसमें आप किस प्रकार के थे? अभी मैं अब 2-3 एग्जाम्पल अपने लाइफ का नरेट कर देता हूँ। एक तो अच्छा क्या है बढ़िया। कि हाँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो देहातों के स्कूल होते थे ना, और हमारे वक्त में जो होता था, हम लोग समझो 4:30 बजे स्कूल बंद हो गया, अब आ गए और घर आए तो घर में कुछ ना कुछ ड्यूटी लग जाती है कि धान कट रहा है वहां चले जाओ, गेहूं कट रहा है वहां चले जाओ, इस हम्म। खेत में ऐसा हो रहा है वहां चले जाओ। तो फिर हाँ उसके बाद पढ़ाई नहीं होती, आप चले जाते हैं, आप जाके खेत को देखते हैं और वहां रुकते हैं, और वो काम जब पूरा हो जाता है तो वापस लौटते हैं। अब चूंकि चौथी पांचवी क्लास का आदमी हो जाता है, थोड़ा सा घर का बच्चा हो जाता है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जैसे छुट्टी के दिनों में ये होता है कि अब तो खैर लोग मतलब चावल या आटा खरीद लेते हैं। हम लोग हाँ। देहातों में रहते थे तो हमारा हिसाब ये होता नहीं, था अभी कि भी हम लोग धान। का नहीं होता है, धान कटता है और घर पे मशीन आती है, चावल ये निकलता है, तो मैं भी करती हूँ, बोरियां गिनती हूँ। ये सब मतलब आम जीवन में हम लोग का यहाँ पर होता है। भले बाहर में तो आशीर्वाद आटा, या फिर मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। हाँ, इस तरह से मतलब होता है। आप भी महाराष्ट्र में रहते होंगे तो आप भी तो खरीद कर ही खाते होंगे वहां पर। हाँ, तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या था कि आप हाँ धान या गेहूं या सरसों लेके चले जाते हैं मिल में, हाँ। और वहां से हाँ, मिल पिसवा के में लाते हैं। पिसवा के लाने के। हाँ, तो हम अररिया जाते थे नॉर्मली, घर में सबसे छोटा मैं तो मेरी ड्यूटी लगती थी। तो अच्छा, अब जो है हाँ कि आप होती है। देखो कि बैलगाड़ी पे सब कुछ रखा हुआ है और उसके ऊपर हाँ आप बैठे हुए हैं, यू नो, हाँ। बोरियां रखी हुई, उसके ऊपर तो आप अच्छा, बैठे हैं। बैलगाड़ी और की भी सवारी की है आपने उस समय? भाई तो और था क्या, हम बैलगाड़ी ही थी। हाँ, उस समय तो मैं जब छोटी थी तो उस समय मुझे याद है 5 साल तक बैलगाड़ी की सवारी हुई है। उसके बाद ये थोड़ा खत्म हो गया, साइकिल चलने हाँ, लगे। साइकिल पे बोरी डाल दो, आगे में बैठ के पापा के साथ, दादा के साथ, इस तरह से जी। बच्चे जाते थे। नहीं, वो तो क्योंकि परिवार देहातों में बड़ा होता है ना, तो हाँ आप जब बिल्कुल जाते हैं सही तो है। 10-12 बोरी। अच्छा, उसके बाद जो है गेहूं भी सब रहता कुछ। है, फिर सरसों भी रहता है। तो अररिया एक बार में जाना है तो सब लेकर एक के साथ चला जाता है ना। हाँ हाँ तो जाते थे, वहां पे एक मिल था, वो मेरे हाँ। मामा जी के पहचान के आदमी थे। वो अच्छा। बेसिकली, अब देखो उसमें कैसे हो जाता है कि वो ससुराल में रहते थे। तो हाँ ससुराल में ना जो जवाई रहता है या दामाद रहता है तो उसको मेहमान कहा जाता है। हाँ, तो मेहमान मशहूर जी। तक ये मेहमान का मिल है, यू नो। हाँ, उस मिल का नाम ही मेहमान जी था के मिल मेहमान से का मिल। पिसवा के ले आओ। तो अब आप गए, अच्छा बिजली हाँ कोई भरोसा नहीं है कि बिजली हम्म। है नहीं है, बिजली जी नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो फिर जी मैं ना आसपास घूमता था। अब जी। मिल में तो बैठ के रह नहीं सकता, उसमें जगह भी नहीं नहीं। है। तो हम्म। वहां पे एक ना कॉमिक्स की दुकान थी। तो अच्छा। कॉमिक्स उस जमाने में 3 रुपए में आया करते थे। और जी। दुकान का हिसाब ये था कि आप अगर 10% देंगे, उसका मतलब 30 पैसा देंगे उसको, तो खड़े होकर के हम्म। कॉमिक्स वहीं पढ़ सकते हैं, यू नो। अच्छा, ऐसा था। तो मैं चला जाता था, तो वो खड़े अच्छा। होकर 4-5 कॉमिक्स पढ़ लेता था और वैसे ही वक्त काटता था। तो अच्छा, वो मतलब वो तीस एक, पैसे कहाँ से लाते थे? अपने बचाए हुए, या फिर वो पिसवाने के लिए जो दिए नहीं होते नहीं थे नहीं, घर से वो? उसमें तो अपने हाथ में पैसे ही नहीं आते थे, वो तो मेरे मामा जी का अच्छा डायरेक्ट हिसाब था उनसे। वो पैसे अच्छा अपने अच्छा। हाथ में होते। हाँ, तो मतलब तो ऐसा नहीं वो था हम लोग को। होता है ना कि कुछ घर से काम मिला, 100 रुपए, 80 का सामान आया तो 20 अपने पॉकेट में। नहीं नहीं, उसमें नहीं। तब तो आप ये समझ लीजिए कि पॉकेट मनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। किसी स्टूडेंट जी को, किसी बच्चे को पॉकेट मनी मिल जाएगी, इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। तो होता क्या था कि कभी नानी ने कुछ 1 आध रुपया दे दिया, 50 पैसे दे दिए, हाँ। तो वही बचते और जो बचाते आए जब रहते थे। मेहमान को प्रणाम करने के बाद भी कुछ पैसे मिल जाते थे। बेसिकली वही वही जो आपके पास सेविंग्स होती थी, ये सारा काम उसी हाँ सेविंग से होता था। सो तो ऐसे वक्त काटा है, और हमको पढ़ने का बहुत शौक था। तो पढ़ने का मतलब जी सिर्फ कोर्स का मटेरियल नहीं होता है, जो किताब आ गई, जो मैगजीन आ गई, मैं उसको पढ़ लेता था। जी। अच्छा, उसमें फिल्मी मैगजीन भी आ गई। अब हाँ, कोई घर का बड़ा आदमी कोई फिल्मी मैगजीन लेके आ गया तो वही पढ़ रहे हैं। कभी कभी तो ये भी होगा, फोटो काट ली उसकी, हीरो हीरोइन की, उसको चिपका दिया। उसके बाद जो दीवार में डांट पड़ती थी, हाँ, उसके बाद तो बहुत डांट एकदम। पड़ी है। और अच्छा, आपने भी ऐसा किया नॉवेल, था क्या? हाँ। ये फिल्म फिल्म जगत से आप फिल्म जगत में आपकी रुचि रही है क्या, इस तरह से तस्वीरें काट कर दीवार में लगाना? अरे भाई, ऐसा है कि कौन सा बच्चा ऐसा होगा देहात का
जो ये ख्वाब नहीं अच्छा। देखता होगा कि यार कभी अपने को भी चांस मिलना चाहिए और अपना भी फोटो आना चाहिए। अच्छा, तब मुझे मालूम नहीं था कि जो फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं ना, उसमें टेक्निक होती है, उसमें लाइट होता है, उसमें कैमरा का एक्शन होता है, इसलिए वो इतने सुंदर दिखते हैं। उसमें मेकअप होता है, पूरा टचअप होता है। अब तो बॉम्बे रहता हूँ तो हमने बहुत नजदीक से देख लिया इन चीजों को। तो तब ये लगता था कि अरे यार ये कितना स्मार्ट आदमी है और ये कितना खूबसूरत है और ऐसा है वैसा है, तो एज आइडियल आप उसका फोटो लगाते हैं। अच्छा, हुआ क्या हाँ है कि जब आप फोटो काट लिया आपने, तो पीछे जो हाँ लेख लिखा हुआ है ना, वो भी कट गया उसके साथ। अब जिसने वो मैगजीन पढ़ी नहीं है, जो लेके आया है, वो जब फोटो कटा हुआ हाँ। देखता है तो वो आपको क्या दुर्गत बनाएगा। सो एकदम, उसके बाद तो क्लास लगनी ही है। बहुत डांट पड़ी है। तो अच्छा, क्या अच्छा। होता है कि बड़े लोग नॉवेल लेके आगे कोई, अब हाँ। आप 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में हैं और आप वो नॉवेल पढ़ रहे हैं बैठ के, उस जमाने में ये हिंदी वाले नॉवेल या उर्दू वाले नॉवेल ये लोग आते रहते थे लेके। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बच्चों की पढ़ने की नहीं होती हैं। ये तो अब बाद में हमको समझ में आया, लेकिन आप पढ़ लेते हैं। अब जेम्स हेडली चेज अगर आप 6ठी क्लास में पढ़िएगा, उसका हिंदी रूपांतरण, या हम्म। जो केशव पंडित है या और लोग हैं, मतलब उस कौन कौन से लोग हैं, आप तो नाम भूलने लगा है। सो उसमें भी डांट पड़ी है बहुत बार कि ये तुम्हारे पढ़ने की चीज है। तो होता क्या है, लेकिन इन तमाम चीजों को पढ़ने से जो फायदा मुझे हुआ वो ये हुआ कि एक आपको जो है एक इमेजिनेशन का फैकल्टी डेवलप हो जाता है कि आप जो है चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। आप ये समझो कि तब तो कोई टीवी होता नहीं था, तो नहीं। अगर आप कोई पेरिस का या लंदन की कोई चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें आप क्या सोच सकते हैं? आंख बंद कीजिएगा, सोचिए लंदन में ऐसी ऐसा मकान है, ऐसी बिल्डिंग है, ऐसे रोड्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो आप सिर्फ जो है आप काल्पनिक रूप से वहाँ जा सकते हैं, इमेजिनेशन में जा सकते हैं। तो इससे सोचने की एक क्षमता जो है आपकी डेवलप होती है और आप चीज़ों को प्लेस करने लगते हैं, अच्छा ये ऐसा 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 होगा। तो उससे उस वक्त तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि उससे आपको फ़ायदा होता है। और वो फ़ायदा क्या होता है कि आप चीज़ों को ना सिर्फ समझते हैं जैसा कि वो लिखा हुआ है, बल्कि आप उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग के सामने आ जाती है। तो जी। एक फ़ायदा हुआ, और ये पढ़ने के शौक से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मालूम होने लगी। अब जैसे मतलब रिलीजियस लोगों के बारे में पढ़ा तो कोई बगदाद में है, कोई अजमेर में है, कोई दिल्ली में है, तो आप उसके बारे में जानने लगे, तब की सोसाइटी, माहौल, या कोई आप लंबी कहानी पढ़ रहे हैं, तो अब समझिए वो कहानी कहाँ सेट है, अफगानिस्तान में सेट है, बगदाद में सेट है, लंदन में सेट है, पेरिस में सेट है, तो आप उसके बारे में, फिर वहाँ लोग कैसे बिहेव करते हैं, वेपन्स कैसे होते हैं, टेक्निक्स कैसे होती हैं, गाड़ियाँ कैसे होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है। तो ये मतलब जो भी सामने आए ना, वो पढ़ता गया, तो उसे धीरे धीरे आप आपका ना, ये आप इस समझो एक घड़ा है और वो उसमें बूंद 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 वो भर रहा है। तो उस वक्त सारी चीजें हो सकता है कि आपको आपके कोर्स के हिसाब से नहीं हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, धीरे धीरे आप वो नॉलेज का एक बेस आने लगता है, और वो उसने जी आगे मुझे बहुत काम दिया। जी सर, ऐसा होता है कि कई बार परिवारजन देख रहे हैं, अरे ये नॉवेल क्या पढ़ रहे हो, ये क्या किताब पढ़ रहे हो, जो सिलेबस है उसको पढ़ो। मतलब इस तरह से हुआ है क्या आपके साथ? भाई बहुत डांट पड़ी है। अब तो मैं तो बता ना कि अब ऐसी ऐसी किताबें हैं जो बड़ों के लिए होती हैं, अब वो नहीं, या बड़ी भी फिर समझ तो जो नॉवेल्स बड़े लेखक जो प्रसिद्ध है उनके किताब, या फिर ज्योग्राफी अलग से जो हमारे विषय से थोड़े मतलब सिलेबस का नहीं होता था, वो किताबें पढ़ने पर कभी शिक्षक या फिर घर वाले बोले हैं कि अभी पहले सिलेबस करो फिर ये सब पढ़ना? बहुत बहुत बार डांट पड़ी है। होता क्या था कि अच्छा। जैसे आप चले धान कटाने के लिए चले गए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब धान कटाने के लिए आप गए तो दिन भर का काम है वहां पे, अब क्या हाँ। कीजिएगा। मैं एक करता था कि रेडियो साथ में लेके चला जाता था, तो रेडियो अच्छा। सुनता था। अच्छा, रेडियो में क्या होता है कि गाने का तो टाइम लिमिटेड होता है ना, उतने ही पीरियड में हाँ गाने बजते हैं, न्यूज हाँ चलती रहती है। तो हाँ हाँ वॉइस ऑफ अमेरिका हो, बीबीसी हो, जर्मनी की रेडियो स्टेशन थी वो, तो इस ढंग से अपना रेडियो श्रीलंका, कभी रेडियो पाकिस्तान, वो सब भी रेडियो नेपाल लगता था। तो आप हाँ। अलग अलग भाषाओं को जब सुनिएगा ना, तो आपको एक मतलब नॉलेज आता है। अच्छा, रेडियो भी जी। फुल वक्त नहीं चलेगा, 10 साढ़े 10 बजे नहीं। रेडियो के प्रोग्राम खत्म हो जाते थे। उसके बाद हाँ। आप क्या कीजिएगा, तो एक किताब मैगजीन कुछ साथ में रख ले,
अब वो बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि वो आप, अच्छा क्या होता है, नॉवेल जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो नॉवेल में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। नॉवेल में क्राइम भी होगा, नॉवेल में प्यार भी होगा, नॉवेल में बेवफाई भी होगी, नॉवेल में सेक्स वेक्स भी होगा, बहुत सारी चीजें होती है ना, उसको तो बेचना होता है। जो ये आप स्टॉल पे जो नॉवेल मिलता है, आप समझ लीजिए बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन बस पे, स्टैंड, वो ट्रेन, कोई रेलवे स्टेशन पर। हाँ, वही बड़े लोग तो वही पढ़ते रहते थे, क्लासेस में कोई पढ़ता नहीं था, तो अपने हाथ तो वही नहीं। लगनी थी। तो अब जो है कि, अब समझो एग्जांपल लेता हूँ, एक मैगजीन है मनोहर कहानियां। अब मनोहर कहानियां छठी के बच्चे की पढ़ने की चीज नहीं है, यू नो। थोड़ा सा एडल्ट आदमी होता है, समझ सकता है चीजों को, क्राइम कैसे हुआ, किसने किसको मार दिया, क्या रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन हुआ, या सत्य कथा आती थी। अब मैं मालूम, मुझे ध्यान है कि मैं 5वीं 6वीं में हूँगा, मैंने वो एक किताब पढ़ ली, चंबल के डाकू। अब अच्छा। उसमें फूलन देवी से लेकर के बाकी जरा सारे डाकुओं का जिक्र था, किसने क्या किया। तो अब छोटा बच्चा है, अब मैं जब रात को या शाम को गली से भी गुजरू तो मुझे लगा डाकू इधर है, यू नो। अच्छा। डाकू यही मिल अच्छा, जाएगा, यही जैसे मिल जाएगा, भूत तो वाले फिल्म देखने के बाद लगता है ना पीछे कोई है, एग्जैक्टली। डाकू है, मैं जाऊंगा मुझे पकड़ लेगा। तो इस किस्म से वो, लेकिन वो चीजें एच हो गई लाइफ मेमोरी में, कि फूलन की पूरी कहानी अभी भी मैं काफी हद तक मुझे याद है। लाला राम कौन था, श्री राम कौन था, विक्रम भल्ला अच्छा, कौन था, एंड ऑल दैट, वो फिल्म देखने से पहले मुझे याद था अच्छा। कि अच्छा। ये लोगों ने क्या किया और कहाँ कहाँ रेड किया, कैसे इनकाउंटर पुलिस से हुआ, कितने लोगों को किसने कहाँ मार दिया। तो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, लेकिन क्या हो जाता है कि प्रोबेबली, क्योंकि अपने को गाइड करने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं था, तो हम जो सामने मिला वो पढ़ लिया। बल्कि ये होता था कि कभी कभी किताबें जब खत्म हो जाती थी, कोई नई किताब नहीं होती थी, तो पुराने जमाने में जब सिलेबस बदल जाता था ना, तो पुरानी किताबें छत वत पे रख दी जाती थी, तो मैं उसको हाँ। निकाल लाया, और वो पुरानी किताबें जो है वो फिर पढ़ने लगा। तो हमारा पढ़ने का जो मीडियम था उस जमाने में, तो उर्दू हिंदी हुआ करती थी, और मैंने 10th का एग्जाम जो है वो उर्दू से लिखा है। और फिर मैं जब साइंस कॉलेज पटना गया, क्योंकि एक सवाल आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जी। मैंने वहां देखा कि ये भाई लोग तो सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और हाँ, अपने को हाँ, ये अंग्रेजी आता सोनल आती ठाकुर नहीं। जी का भी सवाल था, इंग्लिश और हिंदी हिंदी में। मैं अभी पढ़ देती हूँ हाँ, सवाल। सर, हाँ। आजकल बहुत लोगों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से बेहतर है, इसलिए आजकल के लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों? आपके नजर में हिंदी मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाना बेहतर है या फिर इंग्लिश मीडियम, कौन सा बेहतर है? अब इस सवाल का सर जवाब देंगे, और भी जो सारे आपके सवाल है भेज दे। अब मैं सवालों को लूंगी और सर से सवाल करूंगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस भाषा में आप अपने माँ बाप से बात करते हैं, पढ़ाई की भाषा जी। वही होनी चाहिए। उसमें आपको एक लेवल ऑफ कंफर्ट है, आप समझते हैं, आपके सारे सपने, आपके सारी इमेजिनेशन उस भाषा में होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि, और ये हमारा दुर्भाग्य है हमारी सोसाइटी का, कि हमने हिंदी या उर्दू या उसी ढंग से जो दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे मराठी है, उसमें जो टेक्स्ट बुक है, हम उस लेवल जी। का नहीं बना सके जो जिस लेवल का टेक्स्ट बुक इंग्लिश में अवेलेबल है। तो होता क्या है कि अगर आप सिलेबस देख लीजिए, महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ कि जो मराठी बोर्ड, जिसको एसएससी कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी एसएससी बोर्ड कहते हैं, जी एसएससी सर। बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई से सिलेबस से बहुत कम है, छोटा है। तो क्या होता है कि जो बच्चा मराठी मीडियम से 10वीं पास कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में, वो सीबीएसई के बच्चे से पिछड़ गया है। तो हमको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम जो बुक्स की लेवल है वो उस लेवल की करें जैसे कि इंग्लिश में अवेलेबल है, नंबर 1। और नंबर 2, कि अगर हम वो नहीं कर सके और हमको हिंदी मीडियम से या उर्दू मीडियम से पढ़ना पड़ा, तो बिल्कुल भी संकुचित विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ। मैं जब 10th का एग्जाम दे के आ गया, तो मैंने सोचा भाई अब अंग्रेजी में मेहनत कर ली जाए, आगे के लिए तो अंग्रेजी चाहिए ना, बोलनी पड़ती है। तो मैं जी। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स उठा के लाया, तो खरीदी किताब। थी। हाँ, 30-20 रुपए में तब आती थी वो अभी अभी रैपिडेक्स वो इंग्लिश। 300, 350 की हो गई है सर, मैं बता दूं। और उसके साथ एक सीडी भी फ्री मिलने लगी है। तो वो 30 की अच्छा, किताब अब 82 में नहीं तब तो 30 सिर्फ की थी। किताब थी। तो हाँ। क्या था कि वो पटसन जो है धुलवाने के लिए जाता था, पटसन अच्छा। धुलता है अपने तरफ, हम्म। वो आप चले जाते हैं ना, तो
पटसन को काट करके फिर उसको पानी में रख देते हैं 1-2 वीक, फिर वो सड़ जाता है तो उसका आप फैब्रिक निकाल लेते हैं जिसको आप जूट कहते हैं ना। तो जूट निकालने के लिए अब लोग मजदूर लोग निकाल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो मैं बैठ करके उसको पढ़ते रहता था। और जितना समझ में आया कि बात कैसे करनी है, ग्रीट कैसे करना है, छोटी मोटी जो चीजें चैप्टर 1 से दिया रहता था, डे 1 डे 2। राहुल टंडन जी सर कह रहे हैं आज भी बहुत उपयोगी है, मतलब सलाह दे रहे हैं एक तरह से विद्यार्थियों को, रैपिडेक्स किताब अगर उपयोग में लाना चाहे तो बहुत बढ़िया रह सकता है। सर ने भी पढ़ी है बचपन में, 30 रुपए की सर ने पढ़ी है और आपको अभी 350 का खरीदना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। तो वो एक हो गया। दूसरा क्या हुआ कि तब जो रेडियो पे ना जो इंग्लिश चैनल्स हैं न्यूज के, वो भी सुना करता था मैं। और उससे सुनने से ना क्या होता है कि जो आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी वो बढ़ती है। अब तो टेलीविजन आ गया, अब तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, तो उसको आप सुनिएगा तो कोई आदमी अगर अंग्रेजी आपके सामने बोल रहा होगा तो आप उसकी बात को समझते जाएंगे, उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। तो दूसरा तो ये हमने किया कि हम तो रेडियो सुनते, तब रेडियो जर्मनी है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, नॉर्मली बीबीसी का इंग्लिश वाला जो है वो। फिर हमने क्या किया और जो मुझे बहुत काम आया और जो आज भी लोग कर सकते हैं कि कभी बैठ करके आईने के सामने या अकेले में बैठे हुए ना, तो आप विषय पे बोलने की कोशिश कीजिए अंग्रेजी में। तो बहुत सारी गलतियां होंगी, गलती से कभी शर्माना नहीं है, उस गलती को इम्प्रूव करना है कि ये गलती हो गई तो हम नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे नहीं करेंगे। आप मिरर के सामने जब बैठेंगे या खड़े होंगे तो आपको एक्चुअली आपका एक्सप्रेशंस भी पता चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। तो आज भी जो आदमी पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश करता है या प्रैक्टिस करता है, वो जो है हमेशा मिरर के सामने बैठता है या खड़े होकर बात करता है, तो उससे उसको ना कॉन्फिडेंस आता है। वो देखता है कि जैसे कहाँ गड़बड़ा रहा है, स्टैमर कहाँ कर रहा है, कहाँ किस बात को कैसे रखना चाहिए था, पॉज कहाँ लेना चाहिए था। आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जो वैकेबलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आज इंडिया की लगभग सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, 2-4 छोड़ दीजिए, तो उसमें आप हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं, उर्दू मीडियम से पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम। लेकिन एक बार हम चूंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो ये जान लीजिए कि अंग्रेजी आनी जरूरी है, वो प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गई है। आप इंजीनियरिंग करेंगे तो इंग्लिश लगती है, आप मेडिकल करेंगे तो इंग्लिश लगती है, आप लॉ पढ़ेंगे तो इंग्लिश लगती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश लगती है। तो हमको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो खुद की लैंग्वेज है, हमको हिंदी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उर्दू पकड़ होनी चाहिए, अगर मैथिली में है तो मैथिली पकड़ होनी चाहिए। और कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बात इन जुबानों में करें, लेकिन जहां जरूरत है वहां अंग्रेजी में कर सकें। और दूसरा, जब अंग्रेजी सीख रहे हैं हम, तो आप फ्रेंड्स का एक सर्कल बना लीजिए, उसमें कोशिश कीजिए कि आप अंग्रेजी में बात करें। बहुत गलतियां होंगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कभी कभी फनी गलतियों के सिचुएशन बारे आता में है। आपने कहा कि गलतियों से डरना नहीं है। रूपा हमारी मित्र जुड़ी है, वो कह रही है मुझे भी मेरे दादाजी ने कहा था रैपिडेक्स पढ़ने के लिए। और मैं बताऊं, इनके दादाजी इनके परिवार से इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 71 में, उस समय तो उसमें अच्छा, शामिल थे। बहुत मैं अच्छा। सवाल ले रही हूँ अब। हीरा राय जी कह रहे हैं आपकी जर्नी हर स्टूडेंट को सुनना चाहिए सर, भविष्य में आपका क्या प्लान है, आपके भविष्य में क्या प्लान है, ये पूछ रहे हैं। अभी तो मैं बताऊं अपने दर्शकों को, सर जो इस वक्त महाराष्ट्र में पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर कार्यरत है, और साथ में ही इनकी जो रचना है आप पढ़ सकते हैं। देश भर में अलग पहचान बनाई है इन्होंने, अपने कवि, शायरी, नज्म, इनकी किताबें भी आ चुकी है। तो सर को लिखना बहुत पसंद है। तो सर आप आगे किस प्रकार से, आपका क्या प्लान है, आगे क्या करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी जो जर्नी रही है आगे किस तरह उसको ले जाएंगे? मैंने जो बात सीखी है और अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रह के सीखी है, वो ये है कि आदमी को हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझना चाहिए। सीखने का जो प्रोसेस है वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैं जिंदगी में जिस जगह पे हूँ वो सिर्फ इसलिए है कि मैंने अपने आप अपनी गलतियों को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस नहीं है। हाँ, जब मैंने सफर शुरू किया था तब से आज तक बहुत सारी वीकनेसेस मैंने अपनी कम की है और स्ट्रेंथ को बढ़ाया है।
तो आदमी को हमेशा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर अच्छाई क्या है और मेरे अंदर वीकनेस क्या है। जो अच्छाई है वो कैसे बढ़ेगी और जो वीकनेस है वो कम कैसे होगी। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा कि संगत, आप किसके संगत में हैं। आप अच्छे लोगों की संगत में रहिएगा तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा। आप अपने से नीचे लेवल के लोगों के संगत में रहिएगा तो आप जो है अपना गुण खत्म करते जाइएगा और अवगुण आपके अंदर आता जाएगा। तो सेकंड है संगत। तीसरा ये है कि अपने आप को एसेस करना, जिसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये एनालिसिस करते रहना चाहिए। ये एनालिसिस करने से क्या होता है कि हमको खुद पता चलता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। समझो मुझे यहाँ से पटना जाना है तो उसका रास्ता क्या है। अगर मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ तो मैं पटना नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ऐसा है, मतलब कोई आदमी बैठ करके 24 घंटा जो है आपको वॉच नहीं करेगा और आपको बताएगा नहीं कि तुम ये करो तुम वो करो। ये आपको खुद ही बताना पड़ेगा। और मुझे याद है कि जब मैं 87 में पहली बार साइंस कॉलेज के लिए घर से निकला और पटना जा रहा था तो मेरे फादर टीचर थे और बस स्टैंड पे हमको छोड़ने के लिए आए। तो उन्होंने जाते जाते मुझे सिर्फ एक सेंटेंस कहा कि बेटा आज के बाद मैं तुमको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूँगा, ये तुमको खुद समझना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और आज का दिन है, वो दिन था और आज का दिन है। फिर उनको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं ही नहीं कहता कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा उस चीज को सामने रखा कि मैं किस गोल के लिए पटना गया हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग चीजों में चले गए। लाइफ तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसको जिधर लगाना चाहें उधर लगा दें। कितने लोग गुंडागर्दी करते हैं, हमारे साथी लोग थे, बहुत बदमाशी करते थे, वेपन लेके आ जाते थे, दादागिरी करते थे, बहुत सारे लोग। तो उस समय आपका क्या रहता था कि उन लोगों से दोस्ती रखनी है, बात करनी है, या फिर किस तरह से डील करते थे? संगत में नहीं रहना है, पहचान नहीं रहना ही नहीं, एकदम साइड कर दो। हाँ, संगत में नहीं रहना है, उनके साथ उठना बैठना नहीं है। दुआ सलाम तो सबके साथ रखनी है, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था ना कि मेरे पेरेंट्स मुझे किस काम के लिए यहाँ भेजे हैं और मैं हमेशा इस चीज को देखता था कि वो कितनी मेहनत से पैसा कमा के मुझे भेज रहे हैं। तो ये मुझे कभी उनको शर्मिंदा नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हर महीने की जो तारीख होती थी, पहली तारीख को जो घर से पैसे आते थे, तो वो जो पैसे हाथ में रहते हैं और हॉस्टल वाले को देने में या फिर कोचिंग, लगता है पैसे गिनते हैं कि ये पैसे उनको देना। उस समय वो दिन तो जरूर रहता है कि हाँ, माँ बाप कितने मेहनत से पैसे कमा करके मुझे भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो सपना है मुझे पूरा करना ना सही तो कम से कम उनकी जो उम्मीदें है उस पर खड़ा रहना है कि कोई कल को यह ना कह सके कि मेरा उनका बेटा या फिर माँ बाप को मतलब जो होते हैं विद्यार्थी इस तरह से मतलब नहीं पहुंचाना चाहते हैं दुख, ऐसी संगतों में भी नहीं पढ़ते हैं बस इसी वजह से कि मेरे माँ बाप को बुरा लगेगा। सर, आपने जिस तरह से कहा कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ऐसा बहुत ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग होते हैं वो गलतियां नहीं करते, गलतियों से ही सीखते हैं। मुझमें भी बहुत कमी है, मैं भी सुधारती हूँ। जैसा आपने कहा कि हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, आप भी सीखते रहते हैं जिस तरह से आपने बताया। तो इस कड़ी में डीमोटिवेशन हम लोग को मिलता है कि गलतियां रहती है तो हमें एक तरीका अगर कोई हमारे सीनियर बताते हैं, जैसे मुझे किसी को बताना है कि हाँ तुम में ये कमी है, तो कई ऐसे इस तरह से बताते हैं नहीं नहीं तुम में ये तरह की कमी है, एकदम खराब है, मतलब डीमोटिवेट कर देते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग का तरीका ऐसा होता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर कर रही हो, इसमें सुधार करो, ये तुमने गलत किया। तो वो एक तरीका होता है। तो हम बोलते हैं ना, जिस चीज को प्रोत्साहित करते हैं वो चीज का उसका विकास होता है। तो इस समय में तो हमें हम नहीं, ऐसे लोग हमेशा नहीं मिलेंगे, या फिर जो भी आपको अपने सफर में मिलेंगे बहुत होंगे गिराने वाले, बहुत होंगे साथ देने वाले, या फिर नहीं भी हो। तो हमें खुद को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे हम दूसरों की बात को उन तक ही रखे और सेल्फ आत्म मंथन जैसे आपने कहा वो करे, और किस तरह से लोगों की बात को ले। और करना तो हमें दिन प्रतिदिन बेहतर ही है खुद को, तो वो हम खुद को कैसे मोटिवेट रखे कि उनसे भटके नहीं। या फिर जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनमें अक्सर ये होता है किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को वो मतलब इतना सोचते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आपने कहा कि साथी संगत बहुत मायने रखता है, तो उसी में ऐसा भी होता है कि साथी अगर गलत रहे तो गलत राह पे वो अच्छे बच्चे निकल पड़ते हैं,
और साथी अगर अच्छा रहा तो फिर वो उसी कड़ी में बहुत आगे बढ़ जाते। तो इस कड़ी में हमें खुद को कैसे बैलेंस रखना है? आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, युवाओं को, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लर्नर है, इस जिंदगी में हम लोग को रोज सीखना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर इसको कैसे डील करें? देखो, ये सबसे पहली बात तो ये कि हर आदमी यूनिक होता है, उसके अंदर जी। जो क्वालिटीज है वो दूसरे से अलग होती है। अब मैं जब साइंस कॉलेज पटना गया, तो साइंस कॉलेज पटना में तब +2 में कैसा होता था कि मार्क्स के हिसाब से हॉस्टल मिलता था। मार्क्स जैसे अब वहाँ पे हॉस्टल था, कैवेंडिश था, फैराडे था, सीवी रमन, न्यूटन, रामानुजन, भाभा, इस किस्म से हॉस्टल थे। तो हर हॉस्टल में एक टॉपर होता था, फिर नीचे 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 करके मार्क्स आते थे। तो मैं अपने हॉस्टल में, मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। अच्छा। और उसमें मेरे नीचे अराउंड हम लोग 20 लोग थे। तो उसमें से मैंने ये महसूस किया कि कई ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे बात नहीं करते हैं। मैं अक्सर ये सोचता था कि यार, मैं लालटेन जला के पढ़ के आया हूँ, तब इससे ज़्यादा नंबर लाया हूँ, और ये क्यों नहीं बात करता है। कई भाई उसमें से बच्चे नेत्रहाट के थे, कई बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए थे। मतलब बात क्यों नहीं करते थे, क्या बात मतलब? क्यों नहीं करते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना, भाव नहीं देना, भाव क्यों नहीं अच्छा। दे रहा है। हाँ। फिर जो टॉपर है हॉस्टल का, तो उसको लगता है थोड़ा सा हाँ, मैं थोड़ा सबसे ज्यादा लगता है, नंबर अरे लाया हूँ इसमें मुझे से। लोग पूछे पूछे, हाँ। मैंने टॉप किया है जो साथ में, तो अच्छा ये नहीं हो तो रहा था। तो ये मैंने फिर इस पर विचार किया, तो मुझे ये लगा अच्छा। कि इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो अपने अंदर अभी तक नहीं है। तो उसमें एक तो बड़ी बात है कि वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते थे, जी। दूसरा उनका जनरल नॉलेज का नॉलेज काफी अच्छा था, और तीसरा जिसको आप कहते हैं रिफाइंड। हम लोग तो रॉ थे, गांव से गए थे, वो रिफाइंड थे। थोड़ा सा वो शहर में रह गए, और संगत लोगों की भी वैसा, फिर कपड़ा पहनने ओढ़ने, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है। तो जब हमने इस चीज़ को देखा, तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ क्या है इन लोगों में, मुझे अपने अंदर वो क्वालिटी लानी है, और मेरे अंदर जो ये रॉनेस है, इसको मुझे कम करना है। तो फिर अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया। दूसरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बना बनाया मिला था और मुझे बनाना था। तो उन तमाम चीज़ों पे मैंने काम किया, और मैं कीनली ऑब्जर्व करता था मेरे रूममेट जो लोग थे, क्लासमेट जो थे, उनमें अच्छी चीज़ क्या है। समझो, जी, एक ऑब्जर्व। आदमी अगर कपड़ा साफ सुथरा रखता है, भले उसके पास 3 जोड़ी कपड़े हों, प्रेस करके जी। पहनता है, तो जी। उससे वो सीखने की चीज़ है कि कपड़ा आप खुद से धोएं, कायदे से धोएं, उसको साफ सुथरा रखें, उसको अच्छे ढंग से आप पहने। किसी आदमी का खाने का तरीका, किसी आदमी को बोलने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, उसके पढ़ाई का तरीका, उसके सिस्टम्स। लेकिन इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता हूँ, कॉपी जी। नहीं कर सकता हूँ। कॉपी करके आप वैसा नहीं बन सकते, आपको अपने आप को बेटर करना है। जी। तो उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज लेकर के आपको सीखना है। तो धीरे धीरे वो जो 2 साल था, उस 2 साल में बहुत सारा मंथन मुझे करना पड़ा, और उस मंथन से फिर कई चीजें मालूम हुई और वो सीखने को मिली, और ये सिलसिला चलता रहा। मतलब हर जगह पे आपको ऐसे इश्यूज होंगे कि जी, जहाँ सही पे है। आपको, जैसे आप देखो कि मैंने रात में पढ़ाई नहीं करता था, मैं सिविल सर्विस में भी मेरा रूटीन तक, मैं 11 बजे तक सो जाता था, और मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था। अब जी। कुछ लोग ऐसे होते जो रात भर पढ़ते थे। अब रात में कभी आप उठ गए तो देख रहे हैं उनके रूम की लाइट जल रही है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप को आप कोसते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ और ये पढ़ रहा है। फिर जब कई दिन ऐसा हो गया और मैंने इसको देखा, तो मैं एक दिन बैठ कर अपना कैलकुलेट करने लगा कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ और ये कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो हमने देखा कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, मैं प्रेयर वगैरह करके थोड़ा रनिंग या वॉकिंग के लिए चला जाता था, फिर नहा धोकर के आके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो मेरा भी दिन में अगर 10 घंटा पढ़ाई हो रहा है, और वो भी 10 ही घंटा पढ़ रहे हैं, जो आदमी रात में 3 बजे तक पढ़ता रहा तो दूसरे दिन सुबह 9 बजे उठेगा, एंड समथिंग लाइक दैट, वो फिर बाकी उसका ऐसा रूटीन होगा। तो फिर हमने इस चीज को रियलाइज किया कि नहीं, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो बॉडी क्लॉक है, मैं जैसा हूँ, मुझे उसको बेटर करना है, मुझे दूसरे को नकल नहीं करनी है, उसके जैसा मुझे नहीं बनना है, मुझे अपने जैसा बनना है। बिल्कुल। तो हर स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने आप को एनालाइज करें कि उनके अंदर क्या है, जी। वो कैसे कर किसी चीज को बेटर कर सकते हैं, और फिर उस जी। हिसाब से उसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं।
जी सर, तो मैं यहीं जैसे पे पढ़ाई। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि मतलब आलोचनाएं, जैसे आपने कहा कि आपने खुद को इम्प्रूव किया, लेकिन वो दिन तो थोड़ा डिमोटिवेट तो हुए होंगे कि अरे मुझे लोग पूछ नहीं रहे हैं या फिर मुझ में कमियां हैं, तो उस वो जो क्षण होता है उसको आपने पॉजिटिव वे में लिया, उसको कन्वर्ट किया, नकारात्मक नहीं सोची कि अरे मुझ में तो वो बात ही नहीं, शहर के बच्चे हैं। तो आपने सीखने का मार्ग चुना, तो उस समय थोड़ा डिमोटिवेट या फिर थोड़ा तो ये लगा होगा। तो उस समय को मतलब आपने किस नहीं, तरह से थोड़ी देर उस के क्षण को लिए बता ना, सोचा? थोड़ी देर के हाँ, लिए थोड़ी तो देर के लिए होता ही होता है। है। जी, हाँ, और ये लेकिन इसमें आलोचनाएँ जो होती है, मतलब आलोचना कोई कह देता है या तो उस चीज़ को आपने किस तरह लिया कि कोई अच्छा बोलते हैं तो 10 लोग खराब भी बोलते हैं, तो उस चीज़ को कैसे आपने डील किया? या फिर अभी भी जो काम कर रहे हैं आप, जिस पद पर है, तो कई लोग सराहना करते हैं, कोई कई लोग कुछ आलोचना भी बहुत तरह से, जो ज़रूरी भी है कि हाँ, आलोचना किया, तो उसमें हम पे जो प्रभाव पड़ता है, तो 10 लोग तारीफ किए तो चलो ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन फिर वही जो आलोचना कर देते हैं, तो वो रात भर दिमाग में चलते रहती है कि अरे इसने बोल दिया, चाहे कोई मित्र हो, साथी हो, तो उस चीज को कैसे आप डील करते हैं या फिर हम लोग को कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि ये एक सभी वर्ग के साथ होता है, बच्चे, बुजुर्ग या फिर जो भी रहे, तो सभी वर्ग बिल्कुल के साथ श्वेता, होता है। जो आलोचना करता है उसको अपना सच्चा दोस्त समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है जी। कि हाँ। भाई अगर वो आलोचना कर रहा है तो दो चीजें हैं, हमको पर्सन और इश्यू डिसोसिएट करना चाहिए। वो आलोचना मेरी नहीं कर रहा है, मेरे किसी काम की कर रहा है, कंडक्ट की जी। कर रहा है, किसी अप्रोच की कर रहा है, किसी आउटपुट की कर रहा है, तो वो मेरी हम्म। आलोचना नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए। दुख तो होता है, हम सब इंसान हैं, इमोशनल लोग हैं, तो हमको जी। तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को डिसोसिएट कर लीजिएगा उससे, तो वो तकलीफ कम हो जाएगी। कैसर खालिद एक इंसान है, कैसर खालिद जी। एक पर्सनालिटी भी है। तो अब कैसर खालिद ने फला काम सही नहीं किया, उसकी ये पॉलिसी सही नहीं है, तो वो उसके काम की आलोचना है। तो कैसर खालिद तब ये देखेगा कि ये जो कह रहे हैं इसमें तथ्य क्या है, इसमें ट्रूथ क्या है, और क्या वो सही है। अगर वो सही है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा और अपने को उस हिसाब से बदलेगा। और अगर वो सही नहीं है तो वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम लोगों के उस सामने ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। लेकिन जी। ये बात हमेशा जान लीजिए कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको सब अच्छा कहें। बुरा कहने वाले लोग कंपैरिजन नहीं हमेशा करना रहेंगे। चाहिए दूसरों से, मतलब कि आपको खुद में डेली सीखना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए। कंपैरिजन कोई जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक विचार, वहां से मतलब भावनाएं, डिमोटिवेशन थोड़ी ज्यादा होती है। सवाल लेना चाहूंगी मैं, राहुल टंडन जी का सवाल है। सर ने पूछा है आईपीएस बनने के लिए या फिर सिविल सेवा की जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए विषय के बारे में पूछा है कि एवरेज स्टूडेंट किस तरह विषय का चयन करे, तो सर का क्वेश्चन है विषय को लेकर के। देखिए, विषय का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना कि विषय कौन सा चुनना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए। हमारे वक्त में तो दो होते थे, तो हमें दो ऑप्शन चुनना पड़ता था। तो सबसे पहली चीज है कि कंफर्ट किस में है, कंफर्ट जी। किस चीज में, आपको कौन सा विषय आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग के लोग साइकोलॉजी और सोशोलॉजी आप लेते हैं। अपने विषय के बारे में बता, आपका विषय क्या रहा था? मैं बल्कि उसमें ये भी बात आ जाएगी कि अपने आप हाँ को हाँ। कैसे आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मैं जी। जब पटना कॉलेज में था, साइंस कॉलेज के बाद में पटना कॉलेज चला गया और वहां से मैंने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया और मैं पीजी कर रहा था। तो हमारा पढ़ने का जो तरीका था ना, वो मैं बताना भूल गया। हम साइंस कॉलेज में जब गए तो सीनियर लोगों ने हमको एक बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा कि देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, तुम दूसरे से आगे कैसे निकलोगे। तो उसने ये बताया कि +2 में तुम ग्रेजुएशन की किताब पढ़ो और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किताब पढ़ो, तो अच्छा, तुमको एक तरह ऑटोमेटिकली की। दूसरे से लेवल हाँ। तुम्हारा ऊंचा हो जाएगा। ये काम जी। मुश्किल है, लेकिन हमने किया उसको, और उसको करने से फायदा ये हुआ कि लेवल ऑफ नॉलेज मेरा बढ़ गया। हाँ, जो चीज़ आप 2 बार पढ़ते हैं वो मुझे 4 बार पढ़नी पड़ी, लेकिन जब समझ में बात आ गई तो आप अपने लोगों से थोड़ा-सा ऊपर पहले हो गए। तो एक एक तो ये होता है। आत्मविश्वास भी बनता है कि हाँ, मैंने इस चीज को पढ़ लिया, सर पढ़ा रहे क्लास में तो मैंने ये चीज पढ़ी हुई है, और सवाल जो होता है उससे हम ज्यादा कर पाते हैं, तो सर को वही, भी वही, लगता है कि बच्चा पढ़ के आया है, और पढ़ खुद के में भी आया है थोड़ा ना। आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं थोड़ा कैसे अलग हूँ इन बच्चों से, इन्होंने ये अभी ये पढ़ रहे हैं, मैंने इसको पढ़ लिया, तो वो खुद को पता रहता है, तो इस तरह से हम सवाल करते हैं और आत्मविश्वास तो वही बनता ही आप बनता बेटर जानते हैं, तो एक तो है। जी। पहली ये बात है। दूसरा, जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी मैंने शुरू की पटना कॉलेज में, तो ज्योग्राफी थी, चूंकि मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था, तो ज्योग्राफी मेरा एक ऑप्शन था। और जी। दूसरा ऑप्शन पहले मैंने सोचा मैं पर्शियन रखूंगा। वहाँ पे पर्शियन पढ़ने वाले भी लोग थे, एक छोटा हमारा ग्रुप भी था। मैंने कुछ दिन पर्शियन पढ़ा, मैंने पहले भी पर्शियन पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया।
तो मैंने उसको छोड़ दिया। जी। फिर लोगों ने सजेस्ट किया, थोड़ा हमने भी शोध किया, तो लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे जीएस में काफ़ी मदद मिल जाती है, तो पवेट पेपर लेना चाहिए। तो पवेट पढ़ना शुरू किया। जो उसके बाद में चला गया दिल्ली, हमदर्द स्टडी सर्किल में। हमदर्द स्टडी सर्किल में जब मैं गया तो वहाँ पे एक हमसे पहले जो इंटरव्यू तक दे पहुँच चुके थे, एक हमारे कलीग थे, सोहेल एजाज खान, वो डॉक्टर थे। तो उसने मुझे ये कहा कि देखो लैंग्वेज तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम उर्दू ऑप्शन ले लो। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये मुझे समझाएंगे, ये मुझे बताएंगे, मैं इतना पवेट पढ़ के आया हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम हुआ क्या कि मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि उसमें तो ऑप्शनल और जीएस होता है, और मतलब एक्सेप्शनली अच्छा मैंने किया हुआ उसमें। फिर हमारा हॉस्टल बंद हो गया, तो हॉस्टल बंद होने के बाद आपको खाली करना पड़ता था हमदर्द। तो मैं चला गया गाँव अपना, और 1 महीना मैं गाँव में रहा। अच्छा, सारी किताबें दिल्ली में और आप गाँव में। जब वापस लौटा तो मुझे एहसास हो गया इस बात का कि 1 महीना मैंने बर्बाद कर दिया अपना, और अब मुझे बहुत मुश्किल होगी मेंस में सही लिखने के लिए। फिर भी जो कोशिश करनी थी और जितना पिक एंड चूज़ करके पढ़ना था वो मैंने किया। तो मुझे इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। उस वक्त 941 में इंटरव्यू कॉल आया था, मुझे 911 नंबर थे। 2-3 चीज़ें मैं रियलाइज़ किया, हमने रियलाइज़ किया उसमें। पहला, एक तो मुझे 1 महीना बर्बाद नहीं करना चाहिए था, मुझे दिल्ली ही रुक जाना चाहिए था। दूसरा कि सिविल सर्विस में ये मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये मैटर करता है कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने पवेट को बाजू किया, मैं उर्दू ऑप्शनल दूसरा मैंने ले लिया क्योंकि उर्दू में मुझे एक नेचुरल फ्लेयर था, उसको पढ़ना शुरू किया। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी उसमें यह है कि पिक एंड चूज़ करके कभी भी एग्ज़ाम लिखना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। मेरे पास उस वक्त समय नहीं था, इसलिए जब नेक्स्ट टाइम हुआ फिर हॉस्टल खाली करना पड़ा, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ शिफ्ट हो गया। उसको पहले कह के रखा था कि देख मैं 1 महीने के लिए तेरे पास रहूँगा। वहाँ बैठ के मैं पढ़ाई अपना कर रहा था, और पढ़ाई करने के बाद जब फिर हॉस्टल खुला, प्रीलिम्स में तो कॉल आ गई थी, तो मेरी तब तक एक पेपर की तैयारी पूरी हो गई थी, जबकि उसको उस साल मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि एग्जाम में भी मैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा छूट गया। एक बार तो उर्दू ऑप्शनल में ऐसा हुआ कि ए बी को 1-2 मैंने गिन लिया उसको, तो मेरे पास समय बचा हुआ था, मैं अपना रिवाइज करने में रह गया कि भाई मेरा क्वेश्चन हो गया है। जब हम लोग बाहर निकले और चर्चा करने लगे किसने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, तब मुझे एहसास हुआ, कह रहे मैं तो 4 ही सवाल लिख के आया हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा तुमने तो हराकरी कर लिया आज, मैंने सुसाइड कर लिया। और दुख तो मुझे बहुत हुआ कि भाई मैं जानता था और आराम से लिख सकता था। तो समय भी था मेरे पास। तो होता क्या है कि ऐसी चीज़ें होती रहती लाइफ में, कहीं कुछ छूट जाएगा, कहीं कुछ कम पड़ जाएगा। तो फिर एक दिन बहुत दुखी बैठा था, तो मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में कितने मार्क्स आएंगे। तो मैंने देखा कि मुझे 980-85 से कम नंबर किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो मैंने कहा कॉल 940 पे आती है, मतलब मुझे कॉल आ रही है, इंटरव्यू के लिए मुझे बुला लिया जाएगा। तो आप जो है, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी में लग गया, और मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था। और मुझे मैं नहीं जानता कि मेरे से ज़्यादा नंबर उस बैच में किसी को इंडिया में है। तो जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसके लिए कोशिश करनी है। जो बीत गया सो बीत गया। अब मैं चाह के भी उस एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ, उसका टाइम बीत गया है। तो हमको हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि गलती अगर हो गई तो नेक्स्ट क्या है, कैसे बेटर कर सकता हूँ, इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। कि मैं अगर आप पीछे एग्जाम वाले को लेकर के बैठ जाते तो शायद वो इंटरव्यू में जो आपने टॉप किया अपने बैच में सबसे, वो नहीं कर पाते। वही बोलते हैं ना, खुद में भी लगता है डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन हमें आगे बेहतर कैसे करना है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे कैसे करना है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती है, इंसान है। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जी सर, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, नंदन कुमार साहनी जी सर का है। वो कह रहे हैं कि लिमिटेड सोर्स क्या है, वो सोर्स के बारे में पूछ रहे, कहाँ से पढ़े। आजकल इतने सोर्सेस है, इंटरनेट पे इतने सारे हैं, तो वो समझ नहीं आता कौन सा विषय ले, कहाँ से पढ़े, ऑफलाइन कोचिंग ले, ऑनलाइन ले, या फिर मटेरियल पढ़े।
तो विद्यार्थियों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सर दिन में पढ़े या रात में पढ़े, सर सोर्स वाली बात तो सही में ये हम लोग को बहुत आजकल कंफ्यूज करती है, कहाँ से ले, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, किस पर भरोसा करे। तो आप इस पर बताएं सर। आप नंदन इसमें कुमार बताता साहनी हूँ। जी, आपका प्रश्न है ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेसिक बुक पढ़ना। हमारा बहुत सिंपल तरीका था कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से तो आप बात शुरू करते हैं, मैं एक एक चीज पे आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ लें, 6 to 10 तक तो पढ़ना ही है, और एक बार नहीं पढ़े, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें। हर बार आपको लगेगा कि कोई चीज आप छूट रह गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया था, आपने उस एंगल से देखा नहीं था, और नई जानकारी आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। 11th-12th में जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एक हद तक सोशियोलॉजी है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, जैसे डी बसु की किताब या कोई अच्छी किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, इंडियन पॉलिटी पे, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये बेस है। बेस के साथ उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर जब मैं पढ़ता था बचपन में और कोई बात आप बता दें, जैसे आज मुझे आप बताओ लंदन, तो मेरे आँख के सामने जो है ना, मैं ज्योग्राफी पढ़ा हुआ आदमी, तो उससे एग्जांपल देता हूँ कि मुझे यूके का नक्शा आएगा, दुनिया का नक्शा आएगा, फिर यूके आएगा, यूके में लंदन की तरह वो आएगा, लंदन किस लैटिट्यूड पे, किस लॉन्गिट्यूड पे वो आएगा, लंदन का क्लाइमेट कैसा होगा वो आएगा, लंदन की एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमी क्या है, वो मेरे सामने आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो चीजें पीछे इधर दिमाग में चलती रहनी चाहिए। जब आप विजुअलाइज करके उसको कोरिलेट कर पाएंगे तो आपको फिर पकड़ आ जाएगी। तो आप जब पढ़ते हैं किसी चीज को, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन ये आता है कि इंटर रिलेशनशिप जो चीजों की है उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। करंट जो चल रहा है उसको, और जो पास्ट में उसी चीज से रिलेटेड हो चुका है, इसको संबंध इसके साथ जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अररिया, अब अररिया आएगा ना, तो अब क्वेश्चन ये नहीं, अररिया का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताइए। क्वेश्चन ये आएगा कि अररिया की जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो उसके कारण क्या है, और इसको दूर करने के लिए आप क्या प्रपोज करते हैं। समझे कैसी ऐसी चीज आई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अररिया किधर लोकेटेड है, अररिया में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अररिया का जो सराउंडिंग एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का, सड़क है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, बिजनेस है तो है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्लड आता है तो कहाँ से आता है, उसको कैसे रोका जाएगा, अररिया के एग्रीकल्चर को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव करेंगे, एजुकेशन सेक्टर को कैसे इंप्रूव करेंगे, बिजनेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, नेपाल से कनेक्टिविटी को कैसे बेटर करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। आप अररिया को आप कंपेयर कर लीजिए सिलीगुड़ी से जाकर के, सिलीगुड़ी क्यों डेवलप हो गया, अभी मैं गया था, तो जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं इन चीजों को सोचता हूँ। सिलीगुड़ी में इंडियन आर्मी का 2 कोर है, कोर का मतलब जिसमें 18-20 हजार लोग होंगे, 2 लेफ्टिनेंट जनरल वहां बैठता है, एयरफोर्स का बहुत बड़ा सेंटर है। तो फिर मैंने नक्शा निकाल के देखा कि सिलीगुड़ी में क्यों है, तो भाई वो जो चिकन नेक है ऐसा है ना, जरा ऊपर सिक्किम है और यहाँ पे सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी एक ऐसे जगह पे, इधर बांग्लादेश है, उधर भूटान है, उधर नेपाल है, और उसके ऊपर चाइना है। ये इतना स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेटेड है, तो उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपकी ट्रेन लाइन जा रही है, वहां से आपकी रोड लाइन जा रही है, 50-52 किलोमीटर का ही वो विड्थ है जिसमें सारा चीज गुजर रहा है। अगर वहां कट कर दिया जाए तो आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो जाएगा। तो आप चीजों को इस हिसाब से समझिए कि चीजों की इंटर रिलेशनशिप कैसी है, तब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी घुमा के आएगा, उसको रिप्लाई कर दीजिएगा। एक दूसरे की बेसिक बुक, मैंने हमेशा कोशिश ये की कि किसी सब्जेक्ट में जो रिकमेंडेड 10-12 बुक्स हैं आप उसको पढ़िए, और जो अच्छी किताबें हैं, वो सारे लोग जो नोट लिखते हैं उसको आप रद्द कर दीजिए, पहले आप बेसिक बुक पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी अगर किसी ने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में होम्स एंड होम्स की किताब थी, थॉर्नबरी की किताब थी, स्टेलर की किताब थी, टेलर की किताब थी, द अनस्टेबल अर्थ, इस किस्म से जो चीजें हैं, या उर्दू जैसे उसमें जो बेसिक बुक है, हिस्ट्री में बेसिक बुक होंगी, पहले आप बेसिक बुक पढ़िए, क्योंकि वो फंडामेंटल नॉलेज आपको वहां से मिलेगा। बेसिक बुक जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप सिविल सर्विस के क्वेश्चंस निकाल के देखिए 10-20 साल के, तो सतीश चंद्र ब्रदर्स ने बहुत सारा पब्लिश किया हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन में पूछते कैसा है। आप अपने आप को उस जगह पे रखिए और देखिए कि मैं क्या उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर पा रहा हूँ। आपको जो ऑप्शन लेना है
पहले उस ऑप्शन का क्वेश्चन निकाल के देखिए। अगर वो क्वेश्चन आपके लेवल पे आ रहा है, आपको उसका रिप्लाई करते बन रहा है, तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और बिल्कुल आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो एक बार सोचिए कि क्या आप मेहनत करके उसको सर के नीचे ला सकते हैं, उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। पा सकते हैं तो ठीक है, नहीं पा सकते तो उसको छोड़ दीजिए। वो चीज लीजिए जो आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ने में आपको मजा आए। अगर आपको हिंदी लिटरेचर में मजा आता है तो हिंदी लिटरेचर पढ़िए, ज्योग्राफी मजा आता है ज्योग्राफी पढ़िए, जो सर भी यहीं पे है। माध्यम का हम लोग ये पूछ रहे हैं, कमेंट में सवाल कर रहे हैं, माध्यम कौन सा रहना चाहिए? हिंदी इंग्लिश विद्यार्थियों को किसमें हिंदी में कम मार्क्स देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है नहीं, वो बिल्कुल आइडियल। बिल्कुल कंफर्टेबल जिसमें आप जी जी जिस बिल्कुल, भाषा में सर ने अपने कहा आप को एक्सप्रेस कंफर्टेबल कर जिसमें सकते हैं। वो विषय चुनना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में ना पढ़े। बिल्कुल। मैटर नहीं करता है, जी, मैटर एक नहीं सवाल करता आया है। है हमारे पास, विशाल जी का है। सर मैं आईआईटी करने के बाद सिविल लाइन में जाना चाहता हूँ, प्लीज कुछ बताइए। इन्होंने आईआईटी से अपनी परीक्षा, अपनी जो शिक्षा है पूरी की है, और ये सिविल सेवा में आना चाहते हैं, तो आप देखिए, इन्हें बताएं। ये जब हम लोग गए इसमें मसूरी में बेसिक ट्रेनिंग के लिए ना, जिसमें जी आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट सर्विस जी इसके सारे लोग होते हैं प्राइमरीली। जी तो हम जी लोग 273 लोग थे, उसमें जी से 105 इंजीनियर थे और 17 के आसपास जो है वो मेडिकल फील्ड से थे। तो आप ये समझ लो कि 50% के आसपास आदमी जो है वो टेक्निकल लाइन से आता है, या तो इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा। इंजीनियरिंग और डॉक्टर होने के कारण ये हैं कि ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने मेरिट पे गए हैं, जो डोनेशन दे के गए हैं कॉलेज में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस पता रहता है कि आपका एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। आप चीज़ों को, आप एक एग्जाम क्रैक करके आए हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का जो भी एग्जाम है वो है, तो वो क्रैक करके आए, मतलब आपको आइडिया तो है। जी अब आप ये देखिए कि आप कौन सा ऑप्शन कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कैसे होता है कि एक तो हम देखते हैं कि ऑप्शन कितना बड़ा है, क्वेश्चंस पिछले 10-20 साल में कैसे आए हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सब देखने के बाद आप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के ऑप्शन लगते हैं, मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, और बहुत सारे जी लोग जो है वो आर्ट के ऑप्शन ले लेते हैं। वो कोई ज्योग्राफी पढ़ लेगा, कोई साइकोलॉजी पढ़ लेगा, कोई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लेगा, इस किस्म जी से ऑप्शंस लोग लेते हैं। तो ऑप्शनल जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप उस टाइम पीरियड में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, फिर मैं एग्जांपल ले जाइए कि मैं पबेट पढ़ के गया था 1-1.5 साल, जी लेकिन उर्दू उसी पीरियड में मैं ज्यादा बेटर पढ़ सकता था। उस पे जो क्वेश्चंस आते थे उसका ज्यादा बेटर मैं रिप्लाई कर सकता था। तो यहाँ ऑप्शनल का विषय नहीं होता कि ऑप्शनल जो है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैं कौन सा ऑप्शनल कम टाइम में ज्यादा बेटर ढंग से पढ़ सकता हूँ और उस पे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकता हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं उसका सिलेबस पढ़िए और उसमें पिछले 15-20 साल में जो क्वेश्चंस आए उसको एक नजर देख लीजिए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंटेक्स्ट थोड़ा बदलेगा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि जो बेसिक नॉलेज, कोर नॉलेज जो है वो कभी खत्म नहीं होती, वो वही रहती है। तो ऑप्शनल में वो देख लीजिए, और जितना समय आपके पास अवेलेबल है उस समय जी में आप किस चीज को बेटर पढ़ सकते हैं, किस चीज की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन लीजिए। तो ये जी चाहे किसी फील्ड से जाइए, चाहे आप आर्ट्स पढ़, मैं तो +2 साइंस करके गया था, पीसीबी जी मेरा ये था, कॉम्बिनेशन था, फिर मैं ज्योग्राफी में चला गया। उसी ढंग से बहुत सारे लोग आईटी करके एग्जाम देते हैं, कई लोग मेडिकल करके एग्जाम देते हैं, कई लोग और कुछ करके एग्जाम देते हैं, कुछ लोग साइंस से प्योर आर्ट्स पढ़ के एग्जाम देते हैं। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं वो चीज पढ़िए। सिविल सर्विस, ये बात समझ लीजिए, सिविल जी सर्विस किस चीज का एग्जाम है? सिविल सर्विस आपके कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम है। आप विषय को समझते कैसा है, ये इस चीज का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि आगे गवर्नमेंट की कोई चीज आपको जब करनी है तो आपको वहां समझदारी दिखानी पड़ेगी। 1 नंबर 2, सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी जो लिंकेजेस हैं अलग अलग चीजों में, वो लिंकेजेस वो ढूंढते हैं कि क्या आप उसको समझते हैं। जैसे अकबर का अगर पीरियड होगा हिस्ट्री में तो पूछेंगे जी अकबर की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी और उसका इंपैक्ट आज के इंडिया पे क्या है। तो आपको जी जानना पड़ेगा अकबर कौन था, वो किस पीरियड में था, उस पीरियड में लैंड रेवेन्यू क्या होता था, उसकी पॉलिसी किसने बनाई, उसमें ऑर्गेनाइज कैसे हुई लैंड, बांटा कैसे गया, उसमें रेंट के क्या एग्रीमेंट हुए, उसमें ओनरशिप का क्या सिस्टम था, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसा हुआ, और उसके बाद वो जो सक्सेशन या लेगेसी है वो लेगेसी आज तक कैसे आई और आज भी वो रेलिवेंट कैसा है। कि आज भी हम देखते हैं खाता नंबर होता है, खिसरा नंबर होता है, जमीन का रकबा होता है,
रोड्स किधर है, नदी किधर है, जमीन 1 फसला है, 2 फसला है, 3 फसला है, वो हम आप रजिस्ट्रेशन में चले जाइए ना किसी जमीन के, आपको सब चीज मिल जाएगी। तो ये सिस्टम डिवाइस हुआ था। तो आपको उस चीज को समझ करके, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या अकबर की रेवेन्यू बढ़ गई, क्या उसके पास जो फौज को मेंटेन करने का तरीका था वो बेटर हो गया, क्या उसकी वार मशीनरी ज्यादा इफिशिएंट हो गई, क्या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव हो गया। ये इन चीजों को जब आप रिलेट कीजिएगा इस चीज है, तब आपको सब्जेक्ट पे पकड़ आ जाएगी। तो हर चीज को आप इस हिसाब से देखिए कि सब्जेक्ट पे पकड़ कैसी है। उसके बाद अब जो आप आएंगे दूसरा होगा कि जिसको रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस कहते हैं। रीजन और असर्शन के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। उसका कारण क्या है कि जब तक आपको माइन्यूट डिफरेंस मालूम नहीं है, होगा क्या कि एक असर्शन होगा, ऐसा ऐसा हुआ, उसका रीजन लिखा होगा। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर आएगा कि both are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is wrong, reason is correct. Reason assertion is right, correct, reason is wrong. तो इसमें बहुत ये जो 20-25 क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको पकड़ जब तक नहीं होगी चीजों पे, आप नहीं उसको करेक्टली कर पाइएगा, क्योंकि उसमें वाकई वो आपको टेस्ट कर लेते हैं। और मैं जब भी पढ़ता हूँ ये एग्जाम क्वेश्चंस देखता हूँ सिविल सर्विस के, तो मैं हमेशा दाद देता हूँ जो क्वेश्चन सेट करते हैं। भाई पहले हमारे वक्त में क्या था कि पहले होता था कि इधर मैच ए बी कॉलम होता था ना, इधर 4 इधर 4 होते थे। हमारा वक्त आते आते भाई साहब ने क्या किया कि इधर 4 इधर 6, मतलब 2 आपने सही कर भी लिया तो उधर 2 बचते, इधर 4 बचते ऑप्शंस। तो आपकी नॉलेज वहां टेस्ट कर ली, रीजन असर्शन में आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। फिर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जैसे एक जहाज है, वो यहाँ से मतलब एक जगह से उड़ा और नीचे देख रहा आदमी, तो उसको ऐसा जंगल ऐसा जंगल ऐसा जंगल, या ये खेती ये खेती ये खेती नजर आ रही है, तो जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। मतलब ये है कि आपको इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के किस एरिया में कैसे जंगल हैं, किस एरिया में किस चीज की खेती होती है, और वो फिर किस रीजन में है, उधर एयरपोर्ट कौन सा होगा। तो वो जब आप जान लीजिएगा तो आप उस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो हमेशा अपने एरिया के बच्चों में ये कमी है, क्योंकि हम रट्टा मार के आते हैं। हम शुरू में जो पढ़ाई करते हैं ना, तो समझ की पढ़ाई कम होती है और रट्टा वाली पढ़ाई ज्यादा होती है। तो रट्टा वाली पढ़ाई अपने को छोड़नी पड़ेगी और अपने को समझदारी वाली पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एक बार समझदारी वाली पढ़ाई आपने चालू कर दी ना, तो आपको सब्जेक्ट पे कमांड अपने आप आना लगेगा। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। मनीष कुमार जी कह रहे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, सर ने बताया हम ऐसे क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर देखे और आंकलन करें, खुद का लिखे उसे और जाने कि उस समय क्या था अभी क्या है, दोनों में संबंध स्थापित करके उस तरह से प्रश्न का जवाब देना है। सर जिस तरह से आज बिहार और यूपीएससी, अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बिहारियों का नाम अभी भी है कि हाँ बिहार और यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे बोलते हैं कि निकालते हैं। तो क्या वजह है, क्या इसके पीछे क्या वजह है, क्या खास बात है बिहार की माटी में जो यूपीएससी में अपना एक अलग स्थान बनाई हुई है। बाकी और जगह से भी है, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन बिहार का उत्तर प्रदेश का नाम इसमें रहता है, हमेशा से रहा है। बिहार और यूपी में जो कल्चर रहा है शुरू से, उसमें तो पहली बात है कि हम मिट्टी से कभी बंधे नहीं रहे। हम अच्छी पढ़ाई के लिए किधर भी दुनिया में जा सकते हैं। अब हम लोग, मैंने 1987 में घर छोड़ दिया। मैं कभी अभी सोचता हूँ कि मैं कितने दिन घर में रहा और कितने दिन घर से बाहर रहा, तो मैं 33 साल से घर से बाहर हूँ। तो बिहार में अक्सर लोगों की यही कहानी है कि वो जैसे 10th पास किए वो अच्छे कॉलेजेस में चले गए। अच्छे कॉलेज उस जमाने में क्या होते थे, साइंस कॉलेज हो गया, बीएन कॉलेज हो गया, पटना कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, एन कॉलेज, यही सब होते थे। या उधर रांची की साइड में सेंट कोलम्बस है, इस किस्म के कॉलेजेस थे। कलकत्ता चला गया सेंट जेवियर्स है, दिल्ली चला गया तो स्टीफेंस है, हिंदू है, करोड़ीमल है, जो भी है। तो बेसिकली पहला तो ऐसा हो गया कि हम एक जगह में कन्फाइन होकर नहीं रखते हैं। दूसरा कि बिहार की जो सबसे बड़ी खूबी है या यूपी की खूबी है कि बिहारी और यूपी अगर एक कमरे में 2 भाई रह रहा है ना, तो दोनों भाई अपना अलग अलग कमरा बनाने के लिए कोशिश करेगा, वो उसी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं काटेगा। तो हम हमेशा बेटर की तरफ मूव करते रहते हैं। तीसरी बात है कि बिहारी कुर्बानी देने से डरता नहीं है। उसको जो मेहनत कर, उसको नमक रोटी खाना पड़े खा लेगा, लेकिन अपना काम में लगा रहेगा। बात सही। ये बिहारी की खास चीज है कि वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहेगा, पटना में किधर भी रह लेगा, लाल बाग में मैं तो खुद रहा हूँ, लॉजेस में क्या हालत होती, रह लेगा, सब तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने गोल के पीछे लगा रहेगा।
तो ये चीजें हैं। और फिर एक कल्चर बन गया हमें, हमसे सीनियर लोग जब क्वालिफाई किए तो उनको देख देख करके अपने को भी लगता था कि हम भी जाएं। अब मुझे याद है कि जब 87 में गया साइंस कॉलेज, तो उस साल ऑल इंडिया टॉपर थे आमिर सुबहानी, वो साइंस कॉलेज के थे। उसके बाद सेकंड ईयर में जो है फिर वो प्रभात कुमार वो आगे, मतलब 2 साल तो प्रशांत वो टॉपर हो गया, वो भी साइंस कॉलेज का था। तो 2 साल तो टॉपर साइंस कॉलेज के हुए, फिर थर्ड पोजीशन तीसरे साल में साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था। तो एक लेगेसी होती है हमारी इसी ढंग से पटना कॉलेज में, तो वो उससे सीखता है। फिर टीचर्स, जैसे पटना कॉलेज में हमारे राज बिहारी सिंह थे ज्योग्राफी में, अभी तो वीसी हैं शायद पटना यूनिवर्सिटी के, तो उनके पढ़ाने का तरीका और सब चीजें तो हम सीखते हैं। और हम बिहारियों में क्या होता है, हम शेयर कर लेते हैं। कोई आदमी पूछने आएगा, भैया ये बता दीजिए, तो भैया कभी 1 घंटे बैठ करके रुक से उसको अलग से बताना, जरूरत पड़े तो अपना बनाया हुआ नोट्स भी दे देते हैं, दिक्कत है तो मैं आके समझा दूंगा, इस तरह की चीज होती है, मैंने भी देखा है हॉस्टल्स में। तो वो कॉम्रेडरी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। और होता क्या है कि अच्छे कॉलेजेस में लोग जमा हो गए। जैसे साइंस कॉलेज पटना में गया, तो साइंस कॉलेज पटना में तो सारे स्कूल के जो टॉपर्स थे वही जमा हुए थे। तो एक इतनी अच्छी संगत हमको मिल गई वहां पे, जहाँ एक से एक अच्छा स्टूडेंट था, मेहनती लोग थे, पढ़ाई का तरीका जानते थे। उनको देख करके, उनके साथ में रह करके बहुत सारा चीज सीखने को मिला। तो जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि ग्रुप ऐसा बनाएं जिसमें कि बाकी सिंसियर लोग सिविल सर्विस की तैयारी ही कर रहे हों। तो बहुत सारे आपस की चर्चा से, आपस में एक दूसरे को देख करके वो सीख सकते हैं। और एक बात और याद रखिए जो मैं बताना भूल गया, कि इंसान मशीन नहीं है, इंसान को रेस्ट लगता है, रिकूपरेशन लगता है। मैंने पूरे पढ़ाई में कभी संडे को पढ़ाई नहीं की। संडे के दिन मैं अपना रूम साफ करता, धोता था, अपने कपड़े उपड़े सब ठीक करता था, मैं घूमने के लिए चला जाता था। आपके माइंड को फ्रेश होना जरूरी है। ये अगर इसकी ऑयलिंग नहीं हो, ये शांत नहीं हो, इसको इंटरटेनमेंट कुछ नहीं हो, तो ये 100% आउटपुट नहीं देगा। इसलिए खेलना बहुत जरूरी है। मैं सिविल सर्विस की तैयारी के दरमियान और हमारे साथ जो लोग थे, मैं तो सुबह दौड़ रनिंग के लिए जाता था और शाम को हम लोग 1 घंटा क्रिकेट या कुछ तो पिट्टू खेलते थे। कुछ था नहीं, बॉल था, वो कंकड़ जमा करते थे, मारते थे, तो खेलते थे। वो ब्रेक लेना जरूरी है, नहीं तो आप बिल्कुल जरूरी, कंटिन्यूअस मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेक भी जरूरी है। अपने आप पटना में अभी भी होता है, आपने जैसे बताया ना साइंस कॉलेज में जाके खेलते, तो जो तैयारी वाली मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जैसा आपने कहा, तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या लगातार ठंड में तो थोड़े बच्चे आने कम हो गए हैं, बाकी क्या होता है ग्रुप बना करके आते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट पेपर वही सॉल्व करते हैं, रूम पर नहीं, बोलते हैं साथ में ग्रुप मिल करके, एएन कॉलेज है वहां पर बच्चे इस तरह से करते हैं। तो मतलब एक सुबह आप अगर जाते हैं अब पटना कॉलेज साइंस कॉलेज, तो एक विद्यार्थी मिलेंगे वहां पे, वो भी अकेला विद्यार्थी नहीं, किसी के हाथ में समाचार पत्र रहेगा, तो कोई टेस्ट सॉल्व कर रहा है कॉलेज के कॉर्नर पे वहां पे बैठ करके। मतलब आपने जिस तरह देखा कि वो नहीं देखते हैं बिहार के जो बच्चे रहते हैं क्या है मेरे पास, नमक रोटी में रह लेंगे, लेकिन उनका जो काम है, वो जुनून जो है उनका एकदम बना रहता है। तो वो चीज अभी भी देखने को मिलती है। इसी बीच एक मेरा सवाल है आपसे सर, जिस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी वगैरह ये सब अभी जो हो रहा है एग्जाम, तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ कमियां नजर आती है, पेपर धांधली इत्यादि अभी बिहार में जिस तरह से लगातार खबर में बना हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी निराश हो जाते हैं, कई बार ऐसे होता है कि प्रशासन के सामने उनको एकदम मैंने न्यूज में पढ़ा लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने बीपीएससी के परीक्षा के रिजल्ट के लिए। तो ये सब चीज बच्चा पटना में रह करके पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, और साथ ही ऐसी चीज का सामना करना तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पर बहुत दबाव बनता है। तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो साहस बनाए रखे? बिल्कुल, देखो पेशेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम में बहुत सारे वीकनेसेस है, और सिस्टम की वीकनेसेस हम बाहर से दूर नहीं कर सकते हैं। सिस्टम की वीकनेस सिस्टम के अंदर जाके ही दूर हो सकती है। तो जिस चीज को हम दूर नहीं कर सकते हैं, तो हमको उसमें उस ऐसे सिचुएशन में विचार करना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे बिल्कुल बीपीएससी अगर लेट हो रहा है, तो यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, एक हद तक वेस्ट बंगाल का जो भी पीसीएस है, उसमें झारखंड अब हो गया, झारखंड का पीसीएस। तो आप सिलेबस मोर और लेस सिमिलर है, आप उनका भी एग्जाम देते रहिए, यूपीएससी एग्जाम देते जाइए। तो एक ही एग्जाम पे आप फोकस मत रखिए, आप इन तमाम एग्जाम्स को सिमिलर सिलेबस है, थोड़ा सा जो सिमिलर सिलेबस हमसे जो जुड़े हुए हैं वो सारी परीक्षाओं पर नजर रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये कि ये करते रहिए।
दूसरा और क्या फिर है एक बार कि सिस्टम में आ जाए तो फिर सिस्टम को बदल देना है। कोशिश करिए उसको बेटर कर जी दीजिए। जी, तो बेटर कभी भी बेटर होप नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं कभी भी बदलना। होपलेस नहीं होना चाहिए, और वायलेंस कोई रास्ता नहीं है। आप धरना प्रदर्शन कर भी लीजिएगा। आप मुझे बताइए धरना प्रदर्शन करने वाले में कितने लोग क्वालिफाई हुए? सॉरी। तो ये अपने को पॉलिटिसाइज, इश्यू को पॉलिटिसाइज नहीं करना है अपने को। देखो एग्जाम क्या है, सिविल सर्विस, ये आप समझ लो। सिविल सर्विस जो है वो ऐसा एग्जाम है जैसे कि आप ओलंपिक में देखते हैं ना, 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर का रनिंग होता है। तो लास्ट में 8 लोग सेलेक्ट होते हैं जो वो रन करते हैं। ये अपने देशों के सबसे अच्छे एथलीट हैं उस फील्ड में, लेकिन मेडल 3 ही को मिलेगा। तो जो चौथे पोजीशन पे आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, लेकिन चूंकि जगह ही 3 है तो पहले 3 को ही मिलेगा। तो वही है सिविल सर्विसेज। अगर बीपीएससी में 250 जगह है तो 251वां पोजीशन जिसका होगा, वो कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमको बेटर देन अदर्स ये होना है, दूसरे से हमको अपने आप को बेटर करना है। तो जितने भी लोग आज अधिकारी बन गए हैं बीपीएससी से या यूपीएससी से, उसमें से कितना धरना प्रदर्शन किए, कितना पथराव करके आए। ठीक है, हमको भी बुरा लगता है, बीपीएससी 2-3 साल लेट चल रहा था, लेकिन इशू कैसा है कि आपको चलना है उसी सिस्टम से, और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो कोशिश पॉजिटिवली आप कर सकते हैं वो कीजिए। बीपीएससी में चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, उनके सिस्टम क्या, उन क्यों डिले हो रहा है, बच्चों को क्यों तकलीफ हो रही है, उन चीजों पे कोशिश करने की। उसमें मीडिया को आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हैं, जी मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके, एमएलएज हैं, आपके एमपीज हैं, आप उनको पकड़िए ना, उनको पकड़िए, उनको तवज्जो दिलाइए, उनको समझाइए, वो बात रखेंगे आगे। तो जी, ये कानूनी बेहतर है। तरीके से प्रयास भी करते रहना चाहिए जी। और बिल्कुल जो बीपीएससी पास करके सिस्टम में आ चुके हैं, वैसे विद्यार्थी को अपना संघर्ष पुराना याद रखना चाहिए, अपने साथियों का संघर्ष याद रखना चाहिए और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर एक बिल्कुल सवाल आया बिल्कुल। है विशाल जी का विशाल विशाल जी कह रहे हैं, सर सिविल सर्विस के लिए कोचिंग लेना जरूरी है क्या? देखो कोचिंग क्या होता है, कोचिंग होता है फिनिशिंग। आप जैसे जैसे हीरे की एग्जांपल ले लीजिए आप, कि हीरा जो है, जब आपको हीरा चाहिए होता है तो पहले क्या करते हैं, आप एक माइन पहले ढूंढते हैं कि हीरा है किधर, फिर वो माइन बना खोदते हैं उसको, जमीन के नीचे हो सकता है 800 मीटर 1 किलोमीटर से नीचे से आप उसको निकालते हैं। उसके बाद आप उसको साफ सुथरा करते हैं, फिर लास्ट में जाके कटिंग करते हैं उसकी उसकी चमक बढ़ाने के लिए। तो कोचिंग वो कटिंग वाला पार्ट है, चमक बढ़ाने के लिए, फोकस लाने के लिए, चीजों को फ्रेशन अप करने के लिए। लेकिन आप हीरे की जगह पत्थर लेके आए हैं तो उसको कितना भी काटो वो चमकेगा नहीं। तो पहले आपको अपना फाउंडेशन बनाना जरूरी है। आपने जी बेसिक नॉलेज ले लिया, पढ़ लिया, उसके बाद आप चाहो तो कोचिंग कर लो। कोचिंग में क्या होता है कि सेम काम पे जाने वाले लोग मिल जाते हैं, तो एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। और नॉर्मली पढ़ाने वाले जो होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं, तो वो आपको गाइड भी कर देंगे, फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैंने कोचिंग नहीं किया, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं राजभाई सिंह से मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, और लेकिन वो ऐसा था कि हम गलती से चले गए जब मेंस वाला जो कोर्स था ना, कि जो बच्चे प्रीलिम्स दिए थे और मेंस जिनको लिखना था, उस कोर्स में मैं चला गया। तो वो सुबह आते थे, यहाँ एक सुप्रीम कोचिंग इंस्टीट्यूट था उधर राजेंद्र नगर में। हम लोग सुबह 7 बजे पहुंचते थे वहां पे, राजबारी सिंह 7 बजे आ जाते थे। वो पढ़ाते थे वहाँ 6 घंटा, 3 घंटा कंटिन्यूअस। उसका तो ब्रेक लेते थे, जाके ठेकुआ खाते थे, और फिर आते थे 15 मिनट बाद और फिर 3 घंटा पढ़ाते थे। तो वो 6 घंटा जो पढ़ाई करते थे, हम लोग सिर्फ लिखते थे, वो बोलते जाते थे, हम लोग लिखते जाते थे। घर आके 6 घंटा उसको फेयर करने में लगता था। तो दिन भर में मैं और दूसरा कोई काम ही नहीं कर पाता था, सिर्फ वही पढ़ता था, सुनता था, वो लिखता था, इधर आके उसको फेयर करता था। तो ऐसा हो गया जैसे वो बुलेट ट्रेन को उन्होंने हमें दौड़ा दिया। तो अब होता क्या, अगर हम पढ़े हुए नहीं होते पहले से तो हमको वो बिल्कुल काम नहीं आती, मेरे सर के ऊपर जाता। तो आप पढ़ के जाएंगे तो आप चीजों को समझेंगे, और चीजों को जब आप लिख रहे होंगे तो बात आपकी समझ में आएगी। आप सब्जेक्ट पढ़े नहीं और आप चले जाइएगा तो आपको सर पैर ही पता नहीं चलेगा। तो मैं सब लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कोचिंग पे जाने का निर्णय लेते हैं तो उसके पहले आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बुनियाद बना लीजिए, तब बिल्डिंग खड़ी कीजिए आप।
वो क्या है कि कोचिंग जो है वो आपको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में चीजों को जी लाइन पे लगा देगा कि कैसे करना चाहिए, लेकिन आपके पास मटेरियल ही नहीं तो मकान कैसे बनाओगे। तो जी, इसीलिए सही कहा कोचिंग आपने। एकदम शुरू लास्ट अगर ऑप्शन है। कोचिंग में शुरू में अगर बच्चे चले जाते हैं तो उन्हें 4 महीना 5 महीने समझने में लग जाता है क्या है फाउंडेशन क्या है। अगर वही चीज पहले से तैयार करके जाएंगे तो उसके बाद से वहां पर शुरू होगा, और जो पैसा इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल। टाइम किया है, तो वो सही रूप में जाएगा। सर मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगी। जो विशाल यादव जी ने कहा शानदार व्यक्तित्व सर के बारे में, और आपके सरलता के बारे में रूपा जी ने कहा। विशाल यादव जी कह रहे हैं अभी तक अपने कार्यकाल की सबसे खूबसूरत अनुभव आपका क्या रहा है, सर पूछ रहे। तो सर ने अपने बचपन की सारी यादें अभी ताजा कर दी इस सेशन में। और मैं और भी लेना चाहूंगी कमेंट। बहुत शानदार। आपके जो कवि है, आपके अंदर जो कवि है, जो रचनाएं आपकी है, तो वो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पढ़ी है। और सर विवेक सर थे एक, वो कह रहे थे सर अगर कोई मोटिवेशन देने वाला कोई नज्म या फिर कोई आपकी पसंद का आप सुना दे तो हम दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी मेरी नज़में और गज़लें जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप जी उसको वहां पे देख लो, क्योंकि ये सेशन एक डिफरेंट फोकस पे हम लोग लेके चल रहे जी हैं। जी, इस सेशन और में यूपीएससी और बिहार से हम लोग ने संबंधित प्रश्न एग्जैक्टली किए। तो जी मेरी कोशिश ये रही है, और आप जो मेरा अप्रोच या एटीट्यूड देखते हैं कि मैं जी बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा, बहुत धक्के जी। खाए, बहुत बार गिरा, फिर खड़ा हुआ, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था। मैं अपने एरिया में समझा, मुझसे पहले एक हमारे रिलेटिव 91 बैच में है, एस एन रजा, अभी वो तेलंगाना काडर, आंध्र प्रदेश काडर में है। और उसके बाद जो है, उसके पहले एक हमारे गेरकी करके गांव है, वहां से एक आईएएस में गए प्रभास जी। और ये बताने वाले लोग नहीं थे। फिर हम इसलिए जानते हैं कि साइंस कॉलेज का कुछ कनेक्शन रह गया और कुछ अपनी रिश्तेदारी रह गई। तो जो बच्चे आज ये कोशिश कर रहे हैं, और अरिया में आज भी वो माहौल नहीं जी है कि आपको कोई आदमी बताएगा जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुका है। नाकाम लोग कहीं मिल जाएंगे। तो जी मैं ये चाहता था, और हमेशा से मेरी कोशिश ये रही है, मेरे जो वीडियोस आप देखोगे एजुकेशनल, वो भी इसी जी सिलसिले से, कि जी हमने समाज से इतना कुछ लिया है तो मैं वापस क्या कर रहा हूँ, तो हमें कुछ ना कुछ वापस जी, करना हमारा फर्ज चाहिए। बनता है, हम पे कर्ज रहता है, वो वापस करना है। आपने अपने एक सेशन में कहा था इस बात को। बिल्कुल, अगर हम अपने जैसे 50-100 नहीं पैदा कर सके, तो मैं नहीं समझता कि लाइफ जो है आपका सक्सेसफुल रहा। सफल रहा। जी जी बिल्कुल, मतलब जो बच्चे जिनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, जो गाइडेंस नहीं है, कोशिश ये करते हैं कि उनको वो गाइडेंस हम दें, ताकि वो इस रास्ते पे जी हमसे भी आगे जा सकें। जी। तो अररिया से बहुत बच्चे तमाम अब क्वालिफाई कर रहे हैं। दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जैसे सर ने कहा कोई गाइडेंस नहीं था, जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके हर प्रश्न का जवाब उन सर को मिल गया। और सर के शुरुआती जीवन से अब तक के बारे में हम लोगों ने बात की, तो काफी कठिन सफर रहा, कोई बताने वाला नहीं था। साइकिल के पीछे दौड़ने वाली घटनाएं भी सुनी, बहुत रोमांचक करने वाला ये सेशन रहा। और सभी दर्शकों ने खूब आनंद भी लिया। और बहुत सारे दर्शक सर के साथ साथ अपने बचपन में भी वापस लौट गए। और यूपीएससी बिहार अररिया इन सब पर हमारी चर्चा हुई, और बीच में हमारी काफी देर की चर्चा हुई किताबों पर, जिसमें सर ने बताया जो वो आज से भी रिलेटेड है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो जो बहुत नॉवेल्स आज पढ़ना पसंद करते हैं, तो किस तरह की पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या उसका असर होता है, तो वो सब सर ने जिक्र किया, जो कि अगर हम एक सही तरीके से देखें तो वो बहुत ही हमें लाभ देने वाला है। और मैं इसी के साथ साथ कुछ और भी सवाल लेना चाहूंगी। सर प्रेम वर्मा कह रहे हैं कि साहित्य को लेकर के क्या होना चाहिए यूपीएससी में, तो सर ने इसका जवाब दिया कि आप जो विषय आपको अच्छा लगता है, जिसमें रुचि है, आप बिल्कुल उसको चुने। जी सर, आपने इस कहा है ऐसा। बिल्कुल और बिल्कुल। मीडियम के बारे में भी आपने बता ही दिया है। और हम्म। तैयारी के वक्त फोकस कैसे रहे, इस पर भी सर ने बहुत अच्छा बताया कि इसमें कैसे मैं हम कुछ चीज लोग। ऐड करूंगा, 2-3 चीजें जी ऐड बिल्कुल। करूंगा। जी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो तैयारी का समय होता है ना, ये जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव का समय होता है। आपकी बिल्कुल सर। ज्यादातर मुश्किलें इसी टाइम में आती हैं। एक, हम्म। घर से प्रेशर होता है कि कब तक और कब तक पैसा जी लोगे। दूसरा जी कहते हैं प्यार मोहब्बत का भी वक्त यही है।
जी जी, तो एक इसी के सवाल अंदर आया था, मैं पूछना भूल गई। एक विशाल जी, विशाल विशाल कह रहे थे, विशाल विशाल उनके आईडी से सवाल आया कि सर मुझे पूछने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ सर, तैयारी के समय अगर इस तरह हो जाता है, प्यार मोहब्बत जो बातें आमतः जो तैयारी करते हैं वो युवा ही होते हैं, तो आम बात है ये, तो उन्होंने पूछा तो सर ऐसे में क्या करें, कैसे फोकस करें, तो जरूरी सवाल है, आप बताएं युवाओं को कैसे तो ये वही इस। वही मैं बता रहा था ना कि ये सारे जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, ये इसी समय आते हैं। और जी चूंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो ये हमसे भी होगा, हम कोई अलग नहीं होते। अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। और फोकस। साथ में लेके देखो, ये चलती रहेंगे। फोकस क्या है, प्रायोरिटी क्या है? जी जी मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरा करियर होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा समय देना है। बाकी चीज़ें मेरी उतनी प्रायोरिटी नहीं है, उसके लिए समय और आएगा। लेकिन ये चूँकि लाइफ़ का एक ऐसा फ़ेज़ है जिसमें कि बहुत सारे निर्णय आपको लेने पड़ते हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि बाकी चीज़ें बाद में भी हो जाएँगी। ये अगर ऐज निकल गई ना, तो फिर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, बाकी कुछ भी कर लीजिए, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, तो इसलिए उसको प्रायोरिटी उस टाइम देना है। लेकिन ये चीज़ें आएँगी, और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ़ में और ज़्यादा आती है, क्योंकि वो लोगों को जिसको होप लगता है ना कि भाई ये कर लेगा, ये क्वालीफाई कर लेगा, तो और जी। थोड़ा-सा वो स्मार्ट भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, मेहनती होता है, तो उस पे हम्म, लोगों की फ़ोकस जाती है, और वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और तो एक बैलेंस लाइफ में लेना लाना, और उसको अपने आप को समझाते हुए चलना, और अपने आप को कंट्रोल में रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जी अगर ये ये चीज़ कोई आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा जी, एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। आपने जैसा कहा कि खुद को सँभालना है, खुद को गाइडेंस इसमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारी प्रथम प्राथमिकता हम लोग जिसको देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सर आपने जैसा बताया जो सिविल सर्विसेज़ पास कर लेते हैं, जो सफ़र या फिर हम लोगों ने जो चर्चाएँ की, तो मैं एक अंत में पूछना चाहूँगी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, बहुत ऐसे होते हैं तो सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो विद्यार्थी रह जाते हैं। क्योंकि हालाँकि वो भी प्री मेंस करके इंटरव्यू तक पहुँचे होते हैं, लेकिन फाइनली उनका नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं कि वो कम है या फिर कम ज्ञान रखते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन उनका नहीं हो पाता है, तो बाद में जो उनकी मनोबल या फिर उनका जो जीवन रहता है, तो वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर नहीं हो पाता है, तो फिर क्या? समाज सेवा का और भी है रास्ता। अगर दिल में है कि समाज सेवा ही करना है, तो हम रास्ता चुन सकते हैं। ये एक बस एक मार्ग है, तो आप उन विद्यार्थियों को बताएं और मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लड़ाई आपने कैसे लड़ी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कितनी तैयारी की, कितनी कोशिश की, और सच्चे दिल से कितनी मेहनत की। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, नॉलेज कभी बिल्कुल बेकार नहीं जाता है। जी, अगर आगे यूपीएससी काम में आ ही नहीं होगा जाता है। तो, बिल्कुल यूपीएससी में नहीं होगा तो किसी और जगह पे होगा। वो नहीं होगा तो आप नेट क्वालिफाई कर चुके होगे या जेआरएफ कर चुके होगे इसी प्रोसेस में, वो आपको काम आएगा। तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो नहीं कर सके हमारे साथ, बाद में वो एमबीए किए और आज हमसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाए, और सिविल सर्विस क्वालिफाई करना आपके लाइफ के सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक गेट खोल देता है, जी इसमें एक मिनिमम चीजें हो जाती हैं। तो आदमी को ना कभी हौसला हारना चाहिए, ना हिम्मत छोड़नी चाहिए। यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं भगवान ने रोजी तो सबके लिए लिख रखा है, वो किसी न जी किसी मीडियम से आएगा। और जो नॉलेज आपने इसमें एक्वायर कर लिया, जो सीख जी, लिया, वो आपको वो दूसरी जगह बहुत पे काम आएगा। तो मैंने देखा बिल्कुल बहुत लोग फॉरेन में चले गए किसी और काम से, कुछ और जी एमबीए कर लिए, कोई बाकी स्टेट की सर्विसेज में लग गए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये लाइफ है, इसमें कम ज्यादा होगा, उतार चढ़ाव होंगे। हौसला जिसने हार दिया इसका मतलब लड़ाई ही हार गया है। तो लड़ाई जी, को अपने हौसला नहीं हार, हारना है। बिल्कुल जी, मेहनत की है तो उसका परिणाम अन्य जगह आपको मिलेगा, वो पता नहीं रहता है, बाद में उनका परिणाम मिलता है ज़रूर। आपने बहुत अच्छा बिल्कुल कहा। बिल्कुल। और सर ने पूरे सेशन में लगभग हर पहलू को छुआ और अपनी जर्नी के साथ-साथ बहुत सारी तैयारी के बारे में भी बताया। अंत में सर की कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगी, 2 लाइनें हैं, सर ने ही लिखी है। आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ, आईना हूँ कि मैं पत्थर हूँ, ये कब पूछे है,
जिस मुझसे मेरे जीने का सबब पूछे है। तो ये सर के द्वारा ही लिखी गई है और सर को आप पढ़ सकते हैं, इनके फेसबुक ट्विटर ये लिखते रहते हैं, इनकी किताबें भी है। तो आप सर से आज सोशल साइट बहुत अच्छा माध्यम है जुड़े रहने का, आप वहाँ अपने मैसेज देते रहते हैं। तो आप सभी सर से जुड़ना चाहे तो उनके सोशल साइट पर जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और आशा करते हैं सभी दर्शकों का पूरा सवाल अच्छे से सर ने बताया और हमने सभी के प्रश्न लगभग ले लिए हैं। और धन्यवाद सर का, आपका सरल भारत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। टीम के सभी सदस्य की ओर से मैं आपका धन्यवाद कहती हूँ, आपको धन्यवाद कहती हूँ और सभी दर्शकों की ओर से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। इसी के साथ हम सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।